हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो डिस्कशन के लिए है पार्टनरशिप एक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या है, तो ये एक पर्सन है ए और ये एक पर्सन है बी। ये दोनों ने मिलके सोचा कि हम कुछ एक्ट करते हैं, कुछ वर्क करते हैं जिससे कि हमें कुछ गेन हो। तो इस गेम के लिए इन्होंने एक क्या किया कि एक वर्क किया, दोनों ने मिलकर के कुछ, इसने कुछ कैपिटल लगाई और इसने कुछ कैपिटल लगाई। जरूरी नहीं कि वो सेम अमाउंट हो, इसने कुछ कैपिटल लगाई और इसने भी कुछ कैपिटल लगाई। ये ए है, ये बी है। अब इस कैपिटल को लगाने के बाद से इन्होंने कोई वर्क स्टार्ट किया। अब वो वर्क करेंगे तो जो गेन होगा, तो इस पूरे वर्क को जब ये करेंगे तो इसी को कहा जाता है कि पार्टनरशिप में वर्क करना। पार्टनरशिप का मतलब होता है हिंदी में भागीदार। तो ये साथ मिलकर के कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी, तो कम से कम दो लोग तो होने ही होने चाहिए। तो जब भी कोई पार्टनरशिप होती है तो वहां पे 2% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम वो 2% से ही स्टार्ट होगा। मैक्सिमम वो कितना भी रखें तो एक लिमिट के अकॉर्डिंग वो रख सकते हैं, बट मिनिमम जो होंगे वो दो होने ही होने चाहिए। अगर किसी भी केस में ये अगर अपनी पोजीशन को छोड़ता है, मतलब कि बी अगर लिफ्ट कर देता है, तो उस केस में ए जो है वो अकेले पार्टनरशिप फॉर्म नहीं चल पाएगा। तो उस केस में तुरंत क्या होगा, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो डिसोल्यूशन में चला जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ये सोल एंटिटी हो जाएगी। सोल मतलब कि अकेले ए चलाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2% होने चाहिए और वो कुछ वर्क कर रहे हो, वर्क में वो गेन कर रहे हो। अब जरूरी नहीं कि ये जो वर्क कर रहे हो, ये इसमें हो सकता है कि ये ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लगा करके हो, इसने पैसे लगा दिए, इसको कुछ बाकी इसने छोड़ दिया। तो हो सकता है बी उसको पूरी तरीके से अकेले भी मैनेज कर रहा हो, या यहाँ पे वो अपने बेनिफिट के लिए कुछ और पार्टनर्स को रख लेता हो। तो ये पूरा जो हम लोग टर्म देखेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं इंडियन पार्ट। ये पूरा का पूरा एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न होता है। अब अगर बात करें कि ये आया कहाँ से, तो जो इनका बेसिस है वो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। हमारा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी के प्रोविजन से अलग करके ये पार्टनरशिप बना। तो मेनली क्या है, अगर हम देखें सोलली क्या है, तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे ए और बी के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म होता है। अब जब भी ये दोनों पार्टनरशिप करेंगे तो ये दोनों अगर क्या होंगे, पार्टनर बनेंगे। तो ये पार्टनर है, ये पार्टनर है, तो ये इसका पार्टनर होगा और ये इसका पार्टनर हो गया। अब ये जो पार्टनर होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और कोई इसमें ऐसा नहीं कि ये ओनर हो जाएगा और ये इसका एजेंट रहेगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। इन दोनों के बीच में एजेंट का रिलेशनशिप चलता है। तो ये हो गया एक तरीके से बेसिस की पार्टनरशिप क्या होती है। अब अगर चलते हैं हम लोग एक्ट पे, तो एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बेसिक्स मिलेंगे कुछ। तो बेसिक्स में क्या, टोटल एक्ट जो है उसमें टोटल 74 सेक्शंस हैं। तो 74 सेक्शंस है, टोटल 8 चैप्टर में डिवाइड है। इन्फोर्समेंट डेट 1 अक्टूबर 1932 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेट। टोटल सेक्शन 74, टोटल चैप्टर 8, बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही बेस है, उसी से ही निकल करके जो लास्ट पार्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वही आगे चल के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना। और प्रोविजन जो है वो सेक्शन 239 से 266 तक के प्रोविजन में इसको बताया गया है। तो 239 से 266 जो प्रोविजन थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अब उसको चेंज करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है। फिर बेसिक्स चलेंगे। सेक्शन 1 ये बताता है, इसका नाम क्या होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। तो होल ऑफ इंडिया पे इसका एप्लीकेशन होगा, एक्सटेंट इसका होल ऑफ द इंडिया है। तो सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2, सेक्शन 2 से हमारा डेफिनेशन क्लॉज स्टार्ट होता है। तो हाँ, यहाँ पे जब हम इन्फोर्समेंट की बात करेंगे तो इसका सारे प्रोविजंस इफेक्ट में आ गए थे, बट जो इसका सेक्शन 69 था, सेक्शन 69 ये आया था एक साल बाद, 1 अक्टूबर 1933 में इन्फोर्स हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मेनली ये बात करता है नॉन रजिस्ट्रेशन। नॉन रजिस्ट्रेशन, अब कोई भी पार्टनरशिप है उसको क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हम करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी प्रोविजन नहीं है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से पार्टनरशिप बनती नहीं है। वो बस उस पार्टनरशिप का एक लीगल एविडेंस होता है कि हाँ ये पार्टनरशिप थी। तो रजिस्ट्रेशन कराने से बस ये पता चलता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट में थी, अदरवाइज इसके और भी बहुत वैसे पार्टनरशिप बनती नहीं है। तो जो सेक्शन 69 था, इसको जो कि बात करता था कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो इन्फोर्स हुआ 1 अक्टूबर 1933 से एक साल बाद। तो ये वाली डेट याद रख के चलनी है। फिर आते हैं हम लोग सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशन क्लॉज। तो डेफिनेशन क्लॉज में सबसे पहले 2A,
टू ए में क्या आता है, एक्ट ऑफ अ फर्म, एक्ट ऑफ अ फर्म, फर्म का एक्ट क्या होगा, सो एक्ट और ओमोशन बाय ऑल आर एनी पार्टनर। तो ये कहता है कि एक्ट, जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी कोई पर्सन जो पार्टनर है, चाहे एक्ट करे चाहे वो ओमिशन करे, अब वो ऑल पार्टनर्स, ऑल जितने मेंबर उससे भी हो सकता है या किसी एक पार्टनर से भी हो सकता है, तो चाहे ऑल करे चाहे एक करे, ऑफ फर्म व्हिच गिव्स राइट टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय ऑल अगेंस्ट फर्म, जिससे क्या होता है कि ये एक राइट देता है, व्हिच गिव्स अ राइट, जो कि इन्फोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट अपन, जो कि इन्फोर्सिएबल होता है, ये राइट देता है जो कि इन्फोर्सिएबल बाय या अगेंस्ट में, तो बाय या अगेंस्ट में एक फॉर्म के। तो एक्ट क्या होता है फॉर्म का, तो एक्ट भी अगर वो कोई एक्ट कर रही है या कोई ओमिशन करी, चाहे एक पर्सन करे चाहे ऑल पर्सन करे, जो विच गिव्स अ राइट, जो कि इन्फोर्स करता है या उसके अगेंस्ट में हो सकता है फॉर्म के, तो उसी को हम कहते हैं एक्ट ऑफ द फॉर्म। फिर आता है टू बी, टू बी बात करता है बिजनेस की, बिजनेस क्या होगा, तो बिजनेस क्या है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो बिजनेस की डेफिनेशन हमें याद रखनी है कि बिजनेस क्या है, बिजनेस को ट्रेड भी कहते हैं, ऑक्यूपेशन भी कहते हैं, और ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, कोई ट्रेड हो गया, कोई कोई ट्रेड हो गया, कोई ऑक्यूपेशन हो गया, ऑक्यूपेशन और कोई प्रोफेशन, ये तीनों इंक्लूड होते हैं बिजनेस। तो बिजनेस टू बी में डिफाइंड है, सी में प्रिस्क्राइब्ड है, तो सेम वही प्रिस्क्राइब्ड की तो डेफिनेशन सेम होती है। फिर डी में क्या है, थर्ड पार्टी, टू डी बात करता है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी कौन होगा, तो थर्ड पार्टी जो कि ऐसा पर्सन, ए पर्सन हु इज नॉट अ पार्टनर, हु इज नॉट ए पार्टनर, तो ऐसा पर्सन जो कि कोई पार्टनर नहीं है, वो होता है थर्ड पर्सन। फिर ई में क्या है, अदर एक्सप्रेशन। तो ई सीधा सीधा कह देता है कि टू ई सीधा सीधा इसको कहता है कि जो भी चीजें पूरी एक्ट में आएंगी, अगर वो कहीं, अगर उसकी अगर हमें मीनिंग लेनी है तो हम उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, 1872। सो जहां पे टू ही सीधा सीधा कहता है कि और भी अगर किसी चीज की डेफिनेशन लेनी है तो वो वही मीनिंग होगा जो हम सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं। फिर आते हैं सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री भी सेम इसी की है कि अगर इस पूरे एक्ट में कोई भी प्रोविजन है, तो अगर वो कॉन्ट्रेरी नहीं है इस एक्ट के, तो हम अगर उसका जो मीनिंग है वो सेम लेंगे जैसे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेते हैं। जैसे कि फ्रॉड कहीं आया, मिसरिप्रेजेंटेशन कहीं आया, तो यहाँ पे अलग से तो डिफाइन है नहीं, तो उसकी मीनिंग वही होगी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो ये हो गया सेक्शन थ्री कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं मेन पार्ट, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का शुरू होता है उस पर। अब आते हैं हम लोग चैप्टर टू, ये जाएगा 4 से लेकर के 8 तक। नाम है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या होगा नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तो सेक्शन आता है इसमें पहले 4, सेक्शन 4 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ चैप्टर 2, सेक्शन 4 ये बताता है डेफिनेशन, डेफिनेशन बताता है किसकी, पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताता है, साथ ही साथ पार्टनर की बताता है, फर्म की बताता है, और फर्म के नेम की बताता है। तो अगर हम देखें डेफिनेशन क्लॉज, तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दी गई थी वहां पे पार्टनरशिप एक्ट को डिफाइन ही नहीं किया गया था, सेक्शन 4 में जाके डिफाइन किया गया। तो प्रीलिम्स में पूछता भी है कि पार्टनरशिप एक्ट कहाँ पे डिफाइन हुआ है, तो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है। इसमें पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म का नाम, ये चारों डिफाइन किया गया है। क्या क्या होता है, तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन टू शेयर द प्रॉफिट। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है पर्सन के बीच में, किसके लिए, प्रॉफिट को, जिसमें वो शेयर करते हैं, शेयर द प्रॉफिट। अब ये पूछता भी है कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉस, तो ये पूछता भी है। बट यहाँ पे क्या है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब इस प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऑलरेडी शेयर ऑफ लॉसेस भी इंक्लूड है, बट इसको यहाँ पे नहीं लेते हैं। यहाँ पे है सीधा सीधा रिलेशन होगा पर्सन से टू शेयर द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें बस याद करना है कि सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग सिर्फ वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए होते हैं। फिर आता है पार्टनर, पार्टनर कौन होता है, हु एंटर इनटू पार्टनर, तो ऐसा पर्सन
पर्सन जो कि इंटर करता है इनटू पार्टनरशिप, तो जो पार्टनरशिप में एंटर करेगा वो पार्टनर कहलाएगा। फर्म क्या होती है, तो जो फर्म होती है, अब इंडिविजुअली क्या होगा, इंडिविजुअली जो पर्सन्स हैं वो पार्टनर कहलाते हैं, और जब वो कलेक्टिवली आते हैं, मतलब ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, जब उसमें कई सारे लोग आते हैं तो वो फर्म हो जाता है। तो इंडिविजुअली वो जो पर्सन्स होते हैं, मेंबर होते हैं, वो पार्टनर कहलाते हैं, और कलेक्टिवली वो फर्म कहलाते हैं। तो इंडिविजुअली पार्टनर होते हैं और कलेक्टिवली फर्म कहलाता है। अब ये फर्म जो है जिस भी नेम पे चल रही होगी, ये जो फर्म है जिस स्पेसिफिक नेम पे चल रही होगी उसी को फर्म का नेम कहा जाता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर ये कोई फर्म चला रहे हैं तो उसका नाम रखेंगे, तो लाइक ए बी इंटरप्राइजेज कर दिया तो वो इसका फर्म का नाम हो गया। तो ये हो गया सेक्शन 4, ये बताता है कि पार्टनरशिप में रिलेशन होगा पर्सन का शेयर करने के लिए प्रॉफिट। पार्टनर कौन होंगे, जो इंटर करते हैं पार्टनरशिप में। फर्म कौन होता है, जो कि ऐसे पर्सन जो कि इंडिविजुअली पार्टनर होते हैं, और कलेक्टिवली वो फर्म कहलाते हैं। फर्म का नेम क्या होता है, जिस नाम से फर्म जो रजिस्टर है, मतलब चल रही है उसी को, ठीक है, रजिस्टर हो चाहे ना रजिस्टर, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर इसेंशियल्स क्या क्या होगा, इसेंशियल्स की बात करें तो क्या क्या होगा, तो इसेंशियल्स में इसमें 2 और मोर पर्सन होंगे चाहिए, मोर पर्सन होंगे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होना चाहिए, जिस एग्रीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप की डीड। तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किसके लिए होगा, एग्रीमेंट होना चाहिए फॉर द पर्पज पर्पज ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग करने के लिए। और बिजनेस लास्ट आता है, बिजनेस कैरी बाय वन और ऑल। सेकंड लास्ट में क्या आता है कि जो बिजनेस होगा वो कैरी किया जाएगा बाय वन और ऑल। तो ये जो है वो बिजनेस है जो कि कैरी किया जाता है, चाहे एक करे चाहे वो ऑल करें, तो इसको कहते हैं ये एसेंशियल्स हैं। पहला क्या, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट किसके लिए, पर्पज क्या होगा उसका, शेयर करना प्रॉफिट्स को, और बिजनेस कैरी कर होगा एक, या चाहे एक स्पेसिफिक पर्सन भी कर सकता है और सब मिल करके भी कर सकते हैं। अब जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप जो होती है वो एक म्यूचुअल एजेंसी होती है, म्यूचुअल एजेंसी। So partnership is a mutual agency. It is not a separate legal entity. It is not a separate legal entity. तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, जैसे जब हम कंपनी पढ़ते हैं, कंपनी लॉ में कंपनी के बारे में देखेंगे, तो कंपनी क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसीलिए इसको एज अ पर्सन, इस नेचुरल पर्सन में, सॉरी आर्टिफिशियल पर्सन में ट्रीट किया जाता है। बट जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो उस केस में इसका कोई एग्जिस्टेंस वैसे नहीं है, तो लाइक ये कंपनी के जैसे नहीं एक्ट करती है। तो ये हो गया सेक्शन 4। फिर इसमें कुछ केसेस हैं। पार्टनरशिप एक्ट में मैंने क्या है ना कि केसेस का रोल भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस केसेस से भी उठते हैं और डायरेक्टली प्रोविजन से भी उठते हैं, वो तो उठते ही हैं। और स्टार्टिंग के प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में तो उतना प्रोविजन लिमिटेड नहीं रह जाते हैं। फिर केस आता है अब्दुल वर्सेस सेंचुरी वुड इंडस्ट्री। सो इसमें कहा गया पार्टनरशिप ऑल्सो अराइज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज। जो पार्टनरशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट अराइज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ दैट। तो पार्टनरशिप इसमें कहा गया कि पार्टनरशिप जो है वो कंडक्ट से भी अराइज होती है, कंडक्ट से भी अराइज होती है। तो पार्टनरशिप जो है वो कंडक्ट से अराइज होती है। और पार्टनरशिप इज कंसीडर्ड एज द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी। और ये पार्टनरशिप जो है वो एक तरीके से जो लॉ ऑफ एजेंसी है, लॉ ऑफ एजेंसी में क्या होता है कि एक पर्सन एक प्रिंसिपल होता है और एक इसका एजेंट होता है। तो ये जो प्रिंसिपल लॉ ऑफ जो पार्टनरशिप है वो एज वर्क करता है लॉ ऑफ एजेंसी के प्रिंसिपल। जब लाइक ये पर्सन यहाँ पे 2 पार्टनर है, तो ये इसका प्रिंसिपल होगा, ये इसका एजेंट होगा। वो सेम क्या होगा कि ये इसका पार्टनर होगा, ये इसका एजेंट होगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिलेशन रखते हैं। फिर एक केस आता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स। डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस मेसर्स के केलू कुट्टी। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स वर्सेस मेसर्स के केलू कुट्टी। इसमें कहा गया रिलेशन बिटवीन पार्टनर फाउंडेड ऑन एग्रीमेंट बिटवीन देम। जो रिलेशन होता है
पार्टनर का वो फाउंड होता है ऑन द एग्रीमेंट। तो इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ होगा उसी के बेसिस पे रिलेशन फाउंड किया था, इसमें ये कहा गया। फिर जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। एग्रीमेंट जो होता है वो एसेंशियल पार्ट होता है पार्टनरशिप का। ये हेड किया गया था सीआईटी मद्रास वर्सेस भाग्यलक्ष्मी। चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेस मद्रास वर्सेस भाग्यलक्ष्मी। तो भाग्यलक्ष्मी केस में क्या कहा गया कि जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो इसेंशियल पार्ट होते हैं पार्टनरशिप का। तो ये हो गया सेक्शन 4। अब सेक्शन 4 के बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन 5 में। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि पार्टनर की हम बात करते हैं तो पार्टनर कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि भी आगे ये मिलेगा कि पार्टनर्स के बारे में आएगा। तो हम पढ़ते हैं पहले टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर कितने टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया एक्टिव पार्टनर। दूसरा हो गया डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर। तीसरा हो गया नॉमिनल पार्टनर। चौथा हो गया माइनर पार्टनर। पांचवा हो गया पार्टनर बाय स्टॉपेल। छठवां हो गया पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो ये हमारे 6 टाइप के पार्टनर हैं। पहला है एक्टिव पार्टनर, दूसरा है डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा है नॉमिनल पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो फर्म के सुधारे बिजनेस को रन करते हैं या उसको एज ए मैनेजरियल वर्क करते हैं, तो मैनेजर की तरह वर्क करते हैं, उन्हें हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर कौन होते हैं। तो डॉर्मेंट या स्लीपिंग पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो कि सिर्फ क्या होता है उनका काम कि कोई प्रॉफिट हुआ तो उसमें वो हिस्सा लेंगे, कोई लॉस हुआ तो उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं, बाकी इनको काम वाम से कोई मतलब नहीं होता है कि जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर ऐसे पार्टनर होते हैं जो सिर्फ नाम के पार्टनर होते हैं और ये क्या करते हैं कि कैपिटल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, बट जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो वो उसमें हिस्सा लेने आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होते हैं। तो माइनर पार्टनर ऐसा पार्टनर जो कि जिसकी एज 18 साल से कम है और उसको जितने भी पार्टनर से जब वो एग्री होते हैं रखने के लिए, जब हमें सेक्शन 30 पढ़ेंगे तो उसमें माइनर पार्टनर को लेकर के प्रोविजन है। तो माइनर पार्टनर किसे कहते हैं, ऐसा पार्टनर जिसकी एज 18 साल से कम है। फिर होता है पार्टनर बाय स्टॉपेल। तो ऐसे पार्टनर जो स्टॉपेल के थ्रू आ जाते हैं। अब स्टॉपेल के थ्रू में भी क्या होगा कि ऐसा कोई पर्सन है, अब वो एक्ट कर रहा है एज अ पार्टनर, भले ही वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है बट वो अपना एक्ट शो कर रहा है, तो वो उसको पार्टनर बाय स्टॉपेल बनाया। ये भी हमें पढ़ना है। फिर पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। ऐसे कुछ पार्टनर होते हैं जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, लॉस में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो वो भी पार्टनर होते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ पार्टनर। फिर आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 मार्जिनल नोट्स में इसको काफी पूछते हैं। सेक्शन 5 सीधा सीधा पता है, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। तो पार्टनरशिप है वो स्टेटस से नहीं क्रिएट होता है, ये एराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से। इट एराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट से एराइज होता है, ना कि किसी स्टेटस से एराइज होता है। बट इसमें क्या है, बट इट नॉट इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो बिजनेस होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करता है। साथ ही साथ बर्मीज या बुद्धिस्ट जो हस्बैंड या वाइफ है, हस्बैंड प्लस वाइफ ये मिल करके अगर कोई बिजनेस रन करते हैं वो भी इसमें नहीं आता है। तो ऑब्वियसली इस बात है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो यहाँ पे कोई पार्टनरशिप नहीं होती है, वहां पे तो सीधा सीधा करता होता है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। वो लोग आपस में क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है ना कि यहाँ पे कोई एग्रीमेंट तो होता नहीं है, ये एक फैमिली में होता है तो फैमिली में भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, सब एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं। उसी तरीके से बर्मीज और बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ में भी कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये
पार्टनरशिप में नहीं आते हैं। तो पार्टनरशिप जो होती है वो स्टेटस से नहीं क्रिएट होती है, वो हमेशा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वही कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 5। फिर आता है सेक्शन 6, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। किससे हम पता करेंगे कि पार्टनरशिप है या नहीं? तो इन डिटेल इससे भी कुछ नहीं पूछता। तो सेक्शन 6 सीधा सीधा कहता है कि मोड क्या होगा डिटरमाइन करने का, एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप का। तो व्हेन जब भी हमें डिटरमाइन करना हो कि कोई पार्टनरशिप है नहीं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, रिलेशन चेक करेंगे, रियल रिलेशन ऑफ पर्संस, कि पर्संस के बीच में रिलेशन क्या है। तो रियल रिलेशन ऑफ जो पर्सन होता है उसी से हम चेक करेंगे कि उनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं। तो सेक्शन 6 किसकी बात करता है? मोड ऑफ डिटरमाइनिंग, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप। तो मोड ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप की बात करता है। यहाँ पे सीधा सीधा है कि रियल रिलेशन जो होगी अगर उनका रिलेशन ऐसा है कि वो अपने आप में कोई एग्रीमेंट किए हैं, प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो वैसा अगर रिलेशन है तो उससे माना जाएगा कि जो पार्टनरशिप वो एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे केस आता है, बहुत लैंडमार्क केस है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन, इसमें क्या कहा गया? टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट इज नेसेसरी टू चेक द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। तो इसी केस में ये सेक्शन जो 6 है, अब एक्चुअल में देखें तो क्या है कि ये वाला जो केस है ये 1860 का है। तो इसी केस से जो सेक्शन 6 से ये आया था कि मोड कैसे पता चलेगा कि कोई एक जो बिजनेस है उसमें वो पार्टनर है कि नहीं, तो इसी केस से आया था। तो इसमें ये कहा गया कि टू डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप नेसेसरी क्या है? नेसेसरी है फॉर चेकिंग पार्टनरशिप, क्या करना, चेक करना होगा रियल रिलेशन बिटवीन पार्टीज। तो पार्टीज के बीच में जो रियल रिलेशन है उसको हम चेक करेंगे, वो इसी केस में बताया गया था, कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसी केस के बाद से सेक्शन 6 जो है वो इंसर्ट किया गया था। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 6। फिर आते हैं सेक्शन 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप बाय विल। तो सेक्शन 7 ये है पार्टनरशिप बाय विल, इच्छा पे पार्टनरशिप। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि लाइक एक पर्सन ए है, एक पर्सन ये ए है, ये है बी। अब इन दोनों का मन किया पार्टनरशिप करने का, तो इन्होंने क्या किया कि पार्टनरशिप को स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट किया, बट इन्होंने कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं रखा कि भाई देखो कितने टाइम तक चलाएंगे। ये कहता है कि यार देखो कितने टाइम तक रन करेंगे, तो कहता है यार ऐसा कोई टाइम रखते नहीं है, जब तक मन होगा तब तक चलाया जाएगा, जब मन खत्म हो जाएगा तो बंद कर दिया जाएगा। तो उसी को कहते हैं पार्टनरशिप बाय विल, विल की इच्छा पे पार्टनरशिप करना। सो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में नो प्रोविजन गिवन फॉर ड्यूरेशन एंड डिटर्मिनेशन। तो इसमें सीधा सीधा हमें दो वर्ड्स याद रखने हैं, नो प्रोविजन इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर, पहला ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन, सेकेंड डिटर्मिनेशन, कि कितने टाइम तक चलेगा उसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, और डिटर्मिनेशन के लिए भी नहीं, मतलब कि कैसे इसको एंड करना है इसकी भी कोई प्रोविजन नहीं है। ऐसा नहीं कि अब ये दोनों ऐसा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, देखो अगर तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारा अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसको नहीं चलाना चाहेगा तो एंड हो जाएगी। अगर ऐसा कोई कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे कोई ड्यूरेशन की बात नहीं होगी, और कोई डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से एंड करना, उसकी भी बात नहीं की जाएगी। तो ये कहा जाएगा कि वो पार्टनरशिप पार्टनरशिप बाय विल है। अब जब भी अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि ऐसी पार्टनरशिप को बनाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, कि इन पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत इजी होता है, इसको बनाना भी बहुत इजी होता है, और ये जितना जब तक उनका मन किया तब तक ये चलती रह सकती हैं। तो जब भी हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे तो इसके साथ हम दो प्रोविजंस को साथ में रीड विद करते हैं। जब भी पढ़ेंगे तो इसके साथ हम सेक्शन 32 रीड विद करेंगे और साथ में 43 रीड विद करेंगे। 32 क्या बताता है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जो कि जब भी पार्टनरशिप विल पे होगी तो कैसे पार्टनर रिटायर होंगे। तो रिटायर करने के लिए सीधा था कि वो नोटिस दे देंगे एक जो भी को पार्टनर है उनको, और वो रिटायर हो जाएंगे। 43 में क्या बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय विल, कैसे विल वाली जो पार्टनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सीधा सीधा कि नोटिस दे देना है, जितने भी सब पार्टनर्स हैं उन सबको आपस में नोटिस दे दो, तो ये हो गया कि भैया पार्टनरशिप जो बिल है वो एंड हो गई। फिर यहाँ पे कोई नो फिक्स ड्यूरेशन, यहाँ पे कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे जब भी आए तो ये याद मार्क करके देना कि ये जो होती है बिल, पार्टनरशिप बाय बिल, यहाँ पे कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, वो कितने भी टाइम तक चलती जा सकती हैं। अब अगर यहाँ पे क्या है कि अगर जो टाइम है अगर वो फिक्स कर दिया, जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है कि डेट फिक्स हो जाती है,
अब अगर डेट फिक्स जो है वो खत्म हो गई, उसके बाद भी पार्टनरशिप चले, तो जो नॉर्मल भी पार्टनरशिप होंगी वो क्या होंगी, कन्वर्ट होके आ जाती हैं फिक्स ये पार्टनरशिप एट विल पे। तो जब भी ऐसी कोई पार्टनर जिसमें डेट ऑलरेडी डिसाइड है और उस डेट के बाद भी वो अगर पार्टनरशिप चल रही है तो वो पार्टनरशिप बाय विल पे आ जाएगी। तो ये हो गया सेक्शन 7, इजी सा है, तो कुछ ज्यादा है नहीं। फिर एक आता है इसमें लास्ट सेक्शन, सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये बात करता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछता भी खूब है। तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो पर्सन पार्टनरशिप करेंगे किस चीज के लिए, पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए। तो जब दो पर्सन किसी पर्टिकुलर एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप करते हैं तो उसे कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सिंपल से समझते हैं एग्जांपल से, ऐसा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो सीधा सा कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये ए है ये बी है। अब ये जो है ए जो है वो हिली एरिया में रहता है और बी एक नॉर्मल प्लेन्स वाले रीजन में रहता है। तो हिली एरिया में क्या होता है कि हम पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग किया जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, लाइक पैराग्लाइडिंग के लिए, जो कि एडवेंचर या उसकी अंडरटेकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब ऑब्वियसली सी बात है कि इसमें क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा। जैसे कि अब रेनी सीजन में अब पैराग्लाइडिंग करने लोग कम आएंगे या टूरिस्ट जब कम आएंगे तो वो इसको बंद कर देंगे। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, जहां पे वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए और पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या है, इस पार्टनरशिप को मेनली क्या है कि ऐसे सीजन में ओपन किया जाएगा जब विजिटर्स ज्यादा आएंगे या लोग घूमने वाले ज्यादा आएंगे, तो उस टाइम पे ओपन किया जाएगा, या रेनी सीजन में बंद कर दिया जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो ये हो गया, मतलब चैप्टर सेकंड जो है वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 ये बताता है रिलेशन ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, 9 से लेकर के 17 तक के प्रोविजंस बताते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले है कि पार्टनर्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, मतलब एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या रिलेशन होगा। तो सेक्शन 9 ये बताता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनर की जनरल ड्यूटीज क्या क्या होंगी। तो पहली चीज है कि जो भी पार्टनर्स होंगे वो एब्सोल्यूट गुड फेथ में वर्क करेंगे। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट गुड फेथ होगा, ये जब भी वर्क करेंगे तो एब्सोल्यूट गुड फेथ में वर्क करेंगे, ये एसेंशियल होना ही होना चाहिए। सो एब्सोल्यूट गुड फेथ में उनको वर्क करना है। दूसरी चीज कि पर्सन जो है वो बाउंड होंगे कैरी करने के लिए बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। ये जो पर्सन होंगे या पार्टीज, इसको लिख लीजिए, पार्टीज जो है वो बाउंड है किस किस चीज के लिए, पार्टी बाउंड है पहला तो कैरी करने के लिए बिजनेस फॉर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ फर्म, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ फर्म के लिए ये वर्क करेंगे। दूसरा, दे आर जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। तीसरा क्या है, दे रेंडर ट्रू अकाउंट इंफॉर्मेशन, इसको देंगे, पार्टनर को भी देंगे, और या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो सीधा सीधा कि पार्टनर्स जो है पहली चीज की वो क्या करेंगे, वो एब्सोल्यूट गुड फेथ में वर्क करेंगे। साथ ही साथ जो पार्टनर होते हैं वो बाउंड होंगे किसके लिए, कैरी करेंगे बिजनेस किसके लिए, ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ फर्म, तो फर्म की ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए वो हमेशा वर्क करेंगे। फिर दूसरा कहता है दे आर जस्ट एंड फेथफुल, वो एक दूसरे से जस्ट और फेथफुल रहेंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। उस
उसको कुछ उनके बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के लाइक कि फ्रॉड नहीं कमिट करेंगे, मिसरिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर तीसरा कहता है दे आर दे रेंडर ट्रू अकाउंट, ठीक है, वो हमेशा सही जो अकाउंट है उसको सही से मतलब कि फिल करेंगे, या जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही बताएंगे। किससे इन्फॉर्म करेंगे? जब भी पार्टनर को इन्फॉर्म करेंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो उनको जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको सही जानकारी देंगे अकाउंट्स के बारे में। तो ये हो गया सेक्शन 9 जो कि बताता है जनरल ड्यूटीज क्या क्या होंगी पार्टनर की। फिर आते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड। तो अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो सेक्शन 10 ये कहता है ड्यूटी होगी इंडेमनीफाई करने की, इंडेमनीफाई की जब भी फ्रॉड अगर कमिट होता है। तो अगर कभी भी कोई फ्रॉड करता है तो उस केस में उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। तो इफ लॉस कॉज्ड बाय द फ्रॉड इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, तो अगर किसी पार्टनर्स के कंडक्ट से, पार्टनर के कंडक्ट से या ये फ्रॉड करता है उससे क्या होता है, लॉस होता है फर्म को, तो वहां पे उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इंडेमनीफाई मतलब उसकी जो भी लॉस हुआ है उसके उसकी उसको क्षतिपूर्ति करनी होगी। तो सेक्शन में सीधा सीधा क्या था, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से जब भी कोई लॉस होगा तो उसके लिए इंडेमनीफाई करना है। सेक्शन 11 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कंडक्ट। सो डिटर्मिनेशन, सेक्शन 11 ये बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज जब भी वो कंडक्ट पे होगा। सो यहाँ पे सीधा सीधा क्या होगा कि इनके बीच में जो भी पार्टनर्स उनके बीच में एक म्यूचुअल राइट्स होगा, म्यूचुअल राइट होगा और ड्यूटीज होंगी। म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज का मतलब है कि जो ड्यूटी हमारी एक पार्टनर के लिए होगी वही उसकी ड्यूटी मेरे लिए होगी, तो उसी को हम कहते हैं म्यूचुअल राइट और म्यूचुअल ड्यूटीज। ये होगी फॉर्म डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ड्यूटी कैसे आएगी, तो ये ड्यूटी जो भी अराइज होगी वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी उन्होंने कंडीशंस दी है उस अकॉर्डिंग हो सकती है। फिर ये जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है या इम्प्लाइड भी हो सकती है। सो एक्सप्रेस मतलब कि उन्होंने सीधा सीधा लिख दिया उसके थ्रू भी हो सकता है, और इम्प्लाइड मतलब कि अगर जो चीज पहले से मतलब चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। फिर थर्ड इसका लास्ट पॉइंट कहता है कि इट मे बी वैलिड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो जब भी कोई चेंज करना है तो चेंज कैसे होगा ड्यूटीज में या राइट्स में, तो उसको क्या होगा, इट मे बी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो जितने भी पार्टनर हैं उनकी जब कंसेंट रहेगी तो उसी से वो चेंज कर सकते हैं, जो भी राइट्स हैं उनको खत्म करके नया राइट्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 11 डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। तो क्या होगा, म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज होती है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी होती हैं, और चेंज करने के लिए कंसेंट लेना पड़ेगा जितने पार्टनर हैं उनसे। फिर 11 का सब क्लॉज 2 ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है। 11 का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि इन स्टेन ऑफ ट्रेड है, तो अगर कोई, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन से राइज होते हैं इसको हम लोग पढ़े भी ऑलरेडी, एग्रीमेंट इन स्टेन ऑफ ट्रेड। तो 11 सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है और वो इन स्ट्रेन ऑफ ट्रेड है, तो मेनली क्या है, अगर आपको पता है तो इस प्रोविजन को कमेंट करके बताइए। वैसे तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जब हम सेक्शन 27 पढ़ते हैं तो वहां पे सीधा सीधा कि अगर कोई ऐसा हम एग्रीमेंट नहीं करेंगे जो स्टेन करता है ट्रेड को, मतलब कि आप किसी ऐसे पर्सन को स्पेसिफिकली वो स्टॉप कर देता है कि तुम ट्रेड नहीं करोगे या ऐसा कोई बिजनेस नहीं करोगे, तो वहां पे 27 में अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। बट यहाँ पे कैसा नहीं है, यहाँ पे क्या है कि अगर वो पार्टनर्स चाहें कि अगर भैया देखो हम इस पार्टनरशिप को कर रहे हैं लेकिन तुम क्या करोगे, किसी एक स्पेसिफिक जितने पार्टनर उनको क्या देते हैं कि देखो इस पार्टनरशिप के टाइम खत्म होने से पहले चाहे इस टाइम पे अगर तुम ऐसा कोई वर्क करते हो जहां से कि इस जो हमारा बिजनेस है उसमें कंपटीशन आता है या उसी के सेम नेचर का करते हो या उससे उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस तुम नहीं करोगे। तो ये सीधा सीधा एग्रीमेंट होता है जो कि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड को बाहर करता है। यहाँ पे जो एग्रीमेंट होंगे वो वैलिड होते हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई कंडीशन है कि अगर कोई पर्सन है वो अगर पार्टनर बना और वो उसके साथ साथ कहीं पे और वर्क नहीं कर सकता, तो वो एक तरीके से रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है। बट पार्टनरशिप के केस में वो एक जो रिस्ट्रेन होगा वो वैलिड होगा। तो ये हो गया सेक्शन 11।
फिर आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कंडक्ट कैसा होगा। तो सेक्शन 12 ये बात करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का कंडक्ट कैसा होगा। सो पार्टनर के पास राइट होता है, क्या क्या, वो कंडक्ट में क्या होगा। तो पार्टनर को एक राइट मिलते हैं, पार्टनर्स हैव राइट, क्या क्या राइट है। पहला, टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जब भी कोई बिजनेस हो, जो भी बिजनेस हो उसमें जो भी चीजें होंगी उसमें वो अपना पार्ट लेंगे। अटेंड करेंगे डिलीजेंटली द ड्यूटीज, जो भी उनको ड्यूटीज दी जाती हैं उस ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। तो मतलब यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटीज को, ड्यूटीज जो भी उन्हें मिली है उसको परफॉर्म करेंगे, अटेंड करेंगे डिलीजेंटली ड्यूटीज को, मतलब सीधे सीधा परफॉर्म करेंगे। फिर वो डिसाइड करेंगे डिफरेंसेस, तो जब भी कोई डिस्प्यूट होगा या ऐसा कोई मतलब जहाँ पे ओपिनियन चाहिए होगा वहां पे अगर कोई डिफरेंस हो उसको भी वो डिस्प्यूट करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट ड्यूटी कही है, लास्ट कंडक्ट क्या होगा, इंस्पेक्ट करेंगे बुक्स एंड अकाउंट, बुक्स एंड अकाउंट को वो इंस्पेक्ट करेंगे। तो कंडक्ट क्या होगा, हर एक पार्टनर का पार्ट, तो जितने भी पार्टनर के पास राइट होगा कि जो भी बिजनेस है उसकी कंडक्ट में भाग लेने की, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जब वो जैसे वर्क करें उसमें वो एक दूसरे का भाग लेंगे, उसमें पार्ट लेंगे। फिर अटेंड करेंगे डिलीजेंटली टू द बिजनेस, जो भी उनका बिजनेस है तो उसको वो अटेंड करेंगे डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज को, मतलब कि जो भी ड्यूटीज उन्हें मिली उसको रियल में परफॉर्म करेंगे। डिसाइड करेंगे, जो भी अगर कोई डिफरेंसेस की बात आती है तो वहां पे उस चीज को वो डिफरेंस करेंगे, या जहाँ पे अपना एक तरीके से अगर ओपिनियन देना है तो वो ओपिनियन को देंगे। और इंस्पेक्ट करेंगे बुक्स और अकाउंट्स को, तो जब भी बुक्स और प्रॉपर्ली वो क्या करेंगे, बुक्स और अकाउंट्स को वो चेक करते रहेंगे। फिर आते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटी। म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी राइट्स और लाइबिलिटी जो साथ साथ में चलती हैं। तो सेक्शन 13 ये बताता है म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटी, म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटी की बात करता है। तो पहली चीज की क्या क्या होगा ऐसी लाइबिलिटी, अब म्यूचुअल में तो मतलब सबके साथ, तो पहला क्या है कि उनको कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा कंडक्ट के लिए, तो नो रेम्यूनरेशन फॉर कंडक्ट। वो जो भी एक्ट करेंगे फॉर्म के लिए उसके लिए उनको कोई अलग से रेम्यूनरेशन देने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। फिर कहता है शेयर कि शेयर एंड कंट्रीब्यूट इक्वली फॉर प्रॉफिट और लॉस। फिर वो जो भी शेयर करेंगे या कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे क्या इक्वली, इसके लिए प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट और लॉस होंगे उसमें वो शेयर भी करेंगे और कंट्रीब्यूट भी करेंगे इक्वली। अब जरूरी नहीं कि वो इक्वली करें, बट उनका जैसा रेशियो देगा उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई पार्टनर है, अगर उसने कोई स्पेसिफिक अमाउंट दिया है किसी फॉर्म में, तो उस अमाउंट के लिए जो भी चीजें उसको रिटर्न होंगी वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट से ही दिया जाएगा। तो अगर लाइक एक पर्सन है ए और ये बी है, तो इसने क्या किया कि अलग से 10,000 दिए या कोई अलग से एक मशीनरी लेकर के आया। अब इस मशीनरी के लिए जो भी कॉस्ट होगी तो जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेंगे उसी प्रॉफिट में से इसको दिया जाएगा। अलग से इसको मतलब कि नहीं कि जो भी फॉर्म का पूरा बिजनेस उस अकाउंट उस अमाउंट से नहीं जाएगा, प्रॉफिट में से दिया जाएगा। फिर इसको जब भी अगर यहाँ पे कोई अमाउंट दिया तो उसको अगर इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट अगर पहले से डिसाइड नहीं है तो उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट दिएगा। तो ये वाला पूछता है कि कितने परसेंट की इंटरेस्ट रेट होती है, 6% की। फिर अगर यहाँ पे इसका कोई एक्ट से, अगर इसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे इसको कि लॉस हुआ है या इसने कोई अपना मनी लगाया, तो अगर वहां पे इसको कोई ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पे वो इंडेमनीफाई किया करेगा। पेमेंट अगर कोई हुई है, पेमेंट उसने किया है, तो उस केस में उसको इंडेमनीफाई भी किया जाएगा। तो ये म्यूचुअल राइट्स और लाइबिलिटी में आता है। फिर लास्ट आता है कि अगर कोई पार्टनर है वो विलफुल कंडक्ट से उसके लॉस हुआ है तो उसको भी वो इंडेमनीफाई करेगा। अब अगर कोई पार्टनर है उसने कोई ऐसा वर्क कर दिया और विलफुली किया, विलफुली का मतलब जानबूझ के ऐसा कोई कंडक्ट किया, उस कंडक्ट से क्या हुआ लॉस हो जाता है, तो उसके लिए वो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। तो सीधा सीधा कि ये जो है वो म्यूचुअल राइट्स हो, सेक्शन 13 में क्या है म्यूचुअल राइट कि किसी को कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, वो शेयर में कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली और लॉस प्रॉफिट में भी लॉस में भी शेयर करेंगे। फिर अमाउंट अगर कोई उन्होंने दिया है तो उसमें अगर जो भी प्रॉफिट आएगा उससे
उनको दिया जाएगा। इंटरेस्ट कितना होगा, 6% इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। पेमेंट अगर कोई है तो कोई पेमेंट किया तो उसके लिए अगर उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर है उसने अगर कोई विलफुल कंडक्ट किया है और उससे लॉस होता है फर्म को, तो उसके लिए वो उसको भरपाई भी करेगा, मतलब फर्म को ही इंडेमनीफाई करेगा। तो ये होता है सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज। फिर आता है सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 ये बात करता है प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा कहता है कि जब भी फर्म की प्रॉपर्टी की बात आएगी तो जितने एसेट्स हैं वो सब इंक्लूड होंगे, बट जितनी भी ऑल अदर प्रॉपर्टीज हैं, ऑल अदर प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को भी ये इंक्लूड करेगा। अब गुडविल क्या होती है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल, ये बहुत परेशान भी करता है कि गुडविल क्या है, बहुत जगह वर्ड में आता है गुडविल। तो गुडविल क्या है, गुडविल, अब गुडविल क्या होता है, एक तरीके से रेपुटेशन होता है फर्म की, रेपुटेशन ऑफ फर्म। किसी फर्म की जो रेपुटेशन है वो गुडविल होती है। इसको सिंपल सा समझते हैं कि क्या है गुडविल। तो बहुत कुछ है गुडविल में। तो लाइक कि अगर आपको कोई शैम्पू लेना है, अब आप गए शॉप पे, अब वहां पे एक है हेड एंड शोल्डर, या यहाँ पे मान लो कि सनसिल्क है, एक ऐसा ब्रांड है, और यहाँ पे एक है एक्सपी पेन या लिनोवो, ऐसा कोई ब्रांड है। अब अगर आपको शैम्पू लेना है तो आप किस पे जाओगे, या यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो कि अनानिमस है, लाइक कि कोई भी ऐसा कंडीशन हो गया, किसी भी ऐसा कंडीशन, या लाइक कि XYZ कोई भी है, यहाँ पे XYZ, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे। तो जब भी अगर आप ऐसा कोई कंडीशन जाके शैम्पू लेने जाओगे तो वहां पे आप शैम्पू वाले ब्रांड को चूज करोगे। जी, यही जो ब्रांड को हम चूज करते हैं, यही एक तरीके से इसकी गुडविल है। गुडविल की मतलब रेपुटेशन है मार्केट में, जो भी रेपुटेशन है मतलब इसका वर्क कैसा है। तो गुडविल जो होता है एक तरीके से फॉर्म का प्रॉपर्टी होती है, और ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इंटेंजिबल फॉर्म में होती है, ये दिखती तो नहीं है बट ये एक्चुअल में होती है। सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में प्रॉपर्टी जितनी भी होंगी, और टाइप की प्रॉपर्टी, साथ ही साथ ये गुडविल को भी इंक्लूड करेंगी। अब गुडविल को लेकर के एक स्टेटमेंट आता है। अब गुडविल का स्टेटमेंट भी गुडविल के जैसा ही है। सो स्टेटमेंट है, गुडविल इज अ थिंग easy to describe but very difficult to define। और ये स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड मैग्नॉटन ने। तो लॉर्ड मैग्नॉटन ने तो स्टेटमेंट को दिया था। तो जैसा स्टेटमेंट, जैसे गुडविल है ना, उसी तरीके से उसका स्टेटमेंट भी है। तो गुडविल क्या है, गुडविल इज अ थिंग इजी टू डिस्क्राइब, ये इजी है डिस्क्राइब करने को, बताने का। कोई बताए कि देखो ये होता है, ये होता है, ऐसे होता है, बट वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। बट इसको डिफाइन करना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है कि गुडविल एक्चुअल में क्या है। तो ये हो गया सेक्शन 14। फिर आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है पार्टनर्स, जो भी पार्टनर होंगे सेक्शन 15 के बन गया कि जो फॉर्म की प्रॉपर्टी है उसको बिजनेस के लिए यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी जहां पे बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रॉपर्टी 14 में है उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स यूज करेंगे बिजनेस के लिए। फिर 16 आता है। 16 सीधा सीधा कहता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी ये ड्यूटी दी गई है कि वो कॉम्पिटिट नहीं करेंगे। कॉम्पिटिट करने का मतलब वो ऐसा कोई बिजनेस ओपन नहीं करेंगे जिससे कि कॉम्पिटिशन हो सेम उस बिजनेस से। और साथ ही साथ कहता है कि अगर कोई पार्टनर है वो फर्म की प्रॉपर्टी को अपने ओन पर्पज के लिए यूज करता है तो वहां पे उसकी सिविल लाइबिलिटी राइट होगी कि वो फर्म को जो भी उससे बेनिफिट होते हैं उसको वापस दे। तो सेक्शन आता है हमारा 16। 15 से मार्जिनल नोट्स के अकॉर्डिंग बस पूछता है तो आप उसी को बस उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 16 आता है। तो 16 सीधा सीधा कहता है, यहाँ पे दो चीजें हैं 16 में। पहली चीज है कि अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी है, अगर
फॉर्म की प्रॉपर्टी है और इसको कोई पार्टनर क्या करता है, अपने लिए पर्सनल यूज करता है। तो इस पे क्या होगा कि अगर इसने पर्सनली यूज किया तो हो सकता है इससे बेनिफिट हो। तो अगर इस पे कोई बेनिफिट होता है तो वहां पे उसकी क्या होगी, सिविल लाइबिलिटी अराइज होगी और जो भी इसको बेनिफिट मिले होंगे वो रिटर्न करना होगा फॉर्म को, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा क्या है कि कोई भी पार्टनर है वो ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे जो कि कॉम्पिटिट करता है फॉर्म की बिजनेस को, उससे कंपटीशन वाला बिजनेस को वो नहीं करेंगे या ऐसा कोई बिजनेस वो ओपन नहीं करेंगे। तो ये हो गया सेक्शन 16। फिर आता है सेक्शन 17, ये बताया राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो सेक्शन 17 ये बताता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की क्या क्या राइट और ड्यूटीज होती हैं। सो सीधा सीधा है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो उनमें क्या है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसके अकॉर्डिंग उन्हें कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ ड्यूटीज मिलेंगी और वो ड्यूटीज साथ में म्यूचुअली चलती रहेंगी। फिर कहता है कि अगर वो चेंज करते हैं फॉर्म को, अगर यहाँ पे क्या है कंडीशन क्या हो कि अगर चेंज हो जाता है फॉर्म में कुछ चेंजेज होते हैं तो भी उनकी जो राइट्स और ड्यूटीज है वो साथ में ही चलती रहेंगी वैसे ही जैसे चल रही थी। फिर कहता है कि अगर एक्सपायरी टर्म ऑफ फर्म, अगर जो कोई फर्म है वो फिक्स टाइम के लिए बना था और वो एक्सपायर हो गया, मतलब जहाँ पे कोई टर्म था वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के बाद भी अगर पार्टनरशिप चल रही तो ऑब्वियसली अगर वो चलेगी तो विल पे चल रही, तो उस केस में भी मतलब फर्म की जो टाइम था वो तो बीत गया, डेडलाइन खत्म हो गई, बट वो फिर भी चल रहा है तो वहां पे भी जो उनके राइट्स और ड्यूटीज हैं वो चलते रहेंगे जब तक कि फॉर्म चलता रहेगा उसी तरीके से चलते रहेंगे। और लास्ट कहता है कि व्हेन एडिशनल अंडरस्टैंडिंग्स कर्व्ड आउट, मतलब कि कोई एडिशनल अंडरस्टैंडिंग हुई, एडिशनल चीजें आती हैं, एडिशनल अंडरस्टैंडिंग अगर आती है लाइक कि कोई न्यू चीज लॉन्च कर दिया गया या कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो उस केस में भी जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं वो सेम ही रहेंगी, मतलब म्यूचुअली वो सेम रहेंगी। तो चाहे वो उसका नेचर चेंज करे तो भी वो सेम रहेंगी, चाहे वो एक्सपायर हो जाए और उसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू करे तो उस केस में भी वही चलता रहेगा। और अगर कुछ नया चीज अगर स्टार्ट करते हैं एडिशनल अंडरस्टैंडिंग कैरिड और कुछ नया या एडिशनल चीज अगर आ रही है तो उस केस में भी सेम ही होगा उनका म्यूचुअल ड्यूटीज। ये कहता है सेक्शन 17। तो ये हमारा चैप्टर 2 जो है वो फिनिश हो गया। ये हो गया रिलेशन ऑफ पार्टनर। चलते हम लोग चैप्टर, ये चैप्टर हमारा 3 खत्म हुआ है, चैप्टर 3। नाउ आते हैं चैप्टर 4। ये कहता है रिलेशन ऑफ पार्टनर टू थर्ड पार्टी। रिलेशन ऑफ पार्टनर किसे, थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन होता है, थर्ड पार्टी जो कि ऐसा पर्सन जो कि पार्टनर नहीं होता है। ये किया है 18 से लेकर के 30 तक में। तो चलते हैं सबसे पहले सेक्शन 18, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है प्रीलिम्स में। पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ फर्म। तो पार्टनर्स जो होंगे, पार्टनर्स टू बी एजेंट ऑफ फर्म। तो ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि जो भी पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं। तो पार्टनर इज द एजेंट ऑफ फर्म फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए जो पार्टनर होंगे वो एजेंट होंगे फर्म के। लाइक अगर 2 पार्टनर हैं तो ये इसके लिए इसका एजेंट होगा और ये इसके लिए इसका एजेंट होगा, इनके बीच में वही एजेंसी वाला रिलेशन चलेगा। तो ये हो गया सेक्शन 18। सीधा सीधा बेसिक सी पूछता है, जो पार्टनर होते हैं वो एजेंट होते हैं फर्म के। फिर आता है सेक्शन 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये सीधा सीधा बात करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी तो मैंने इम्प्लॉयड अथॉरिटी के नाम से ही पढ़ते हैं। तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज एजेंट ऑफ फर्म। तो अगर कोई पार्टनर है वो फर्म का एजेंट है तो उसकी कुछ एम्प्लॉयड अथॉरिटीज होती हैं, उस एम्प्लॉयड अथॉरिटीज की बात सेक्शन 19 करता है। सो एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्म में अगर वो पार्टनर है तो उसको वो चीजें करनी है या वो चीजें नहीं करनी। तो सेक्शन 19 उसी अथॉरिटीज की बात करता है। सो अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म इज कॉल्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी जो कि पार्टनर को फर्म से बाइंड करती है, ऐसी अथॉरिटीज को हम एम्प्लॉयड अथॉरिटी कहते हैं।
अब इन अब्सेंस ऑफ एनी यूसेज कस्टम और ऑफ ट्रेड, अगर कोई भी कस्टम नहीं है या यूसेज नहीं है या किसका ट्रेड का ऐसा कोई कस्टम और यूसेज नहीं है, तो उस केस में अगर है तब तो ठीक है, तब तो उस केस में चलेगा। लाइक कि पहले से कस्टम है कि या ट्रेड का ऐसा है कि भैया देखो जो पार्टनर होंगे उनको अपने ही नाम पे बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी को जब भी लेंगे तो वो पूरा एक साथ नहीं लेंगे, अलग अलग लेंगे, या वो कभी भी कोई भी पार्टनर वो किसी भी क्लेम को रिलिंक्विश कर सकता है। तो अगर ऐसा है कोई ट्रेड और कंडीशन या कॉन्ट्रैक्ट तो अब तो ठीक है, उस केस में कर सकते हैं। अदरवाइज वो कुछ चीजों को नहीं करेंगे। तो सेक्शन 19 ना जब भी पढ़ेंगे तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ना है। जो उसमें कंडीशन दी गई हैं ए से लेकर के एस तक, वो सीधा सीधा कहते हैं कि वो नहीं करना है, अब वो लिखा है कि इसे करना है। तो सीधा सीधा क्या है कि हम कैसे पढ़ेंगे कि क्या क्या उसको नहीं करना है। तो ए क्या कहता है, ए में सबसे पहले कहता है सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ ए फॉर्म टू आर्बिट्रेशन। तो सीधा सीधा वो नहीं करेगा, नॉट सबमिट करेगा। यहाँ पे हमें नॉट लगा देना, पहले वो निगेटिव में कह दिया है तो हम सीधा सीधा नॉट लगाएंगे। नॉट सबमिट डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ ए फॉर्म, तो सबमिट नहीं करेगा कभी भी कोई डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में सबमिट नहीं करेगा। आर्बिट्रेशन में कोई पार्टनर किसी भी डिस्प्यूट को सबमिट नहीं करेगा, पहली तो इसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर ये ड्यूटी। दूसरा क्या है, ओपन नहीं करेगा बैंक अकाउंट अपने नाम पे, तो नॉट ओपन करेगा, नॉट ओपन एनी बैंक अकाउंट, अपने नाम पे कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा कोई भी बैंक अकाउंट अपने नाम पे। तो यहाँ पे भी सी क्या कहता है, कॉम्प्रोमाइज नॉट कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश करेगा एनी क्लेम या पोर्शन। तो सीधा सीधा वहां पे जो लिखा है सी में कि कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम या पोर्शन, तो कोई भी क्लेम है या पोर्शन ऑफ क्लेम है, तो कोई भी क्लेम है या पोर्शन है उसका कोई भी, उसको वो क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, रिलिंक्विश खत्म नहीं करेगा, रिलिंक्विश नहीं करेगा, ये सारी चीजें वो नहीं करेगा। डी क्या कहता है, विथड्रॉ नहीं करेगा सूट और प्रोसीडिंग ऑफ फर्म, विथड्रॉल नहीं करेगा सूट्स का या प्रोसीडिंग का, जो भी फॉर्म के अगेंस्ट में साथ में चल रही है उस ऐसी भी कोई प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो उस प्रोसीडिंग को ना ही वो विथड्रॉल करेगा, ना ही वो विथड्रॉ विथड्रॉ नहीं करेगा कोई भी सूट या प्रोसीडिंग जो कि फॉर्म की चल रही है। फिर ई कहता है एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट, कोई भी लाइबिलिटी अगर है सूट में, तो वो सूट या प्रोसीडिंग में कोई अगर लाइबिलिटी है, सूट या प्रोसीडिंग में कोई लाइबिलिटी है तो उसको भी एडमिट नहीं करेगा, तो उसको ये सारी चीजें नहीं करनी है। फिर एफ कहता है एक्वायर नहीं करेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, एफ कहता है कि फर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर नहीं करेगा, तो ये सारी चीजें उसको नहीं करनी है। जी कहता है ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अपने आप को ट्रांसफर नहीं करेगा, जो उससे बिलोंग करती है उसको वो ट्रांसफर नहीं करेगा। तो ट्रांसफर इमूवेबल बिलोंगिंग टू फॉर्म, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई है फॉर्म की तो उसको वो ट्रांसफर नहीं करेगा जो कि फॉर्म की है, ये चीजें उसको नहीं करनी है। फिर एच कहता है इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, किसी और से पार्टनरशिप में इंटर नहीं करेगा, इंटर इनटू पार्टनरशिप में इंटर नहीं करेगा ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के नाम पे या फर्म के बिहाफ पे, लाइक ये देखो ऐसा है मैं इस वाली कंपनी का पार्टनर हूँ, मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुमको बिजनेस में फायदा लूंगा, ऐसा वो सारे काम नहीं करेगा। तो इट इज कॉल्ड एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एज ए एजेंट ऑफ फर्म। अब अगर कोई ट्रेड और कस्टम पहले से चला आ रहा है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है उस केस की बात नहीं कर रहा है, तो वो केस है जनरल तब तो कर सकता है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं करेगा कोई भी केस है उसको आर्बिट्रेशन में, कोई बैंक अकाउंट में अपने नाम पे नहीं खोलेगा, कोई क्लेम और पोर्शन है तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, रिलिंक्विश नहीं करेगा, विथड्रॉ नहीं करेगा सूट या प्रोसीडिंग को जो कि उसके अगेंस्ट में है, फॉर्म के अगेंस्ट में है, उसको खत्म नहीं करेगा। सूट या प्रोसीडिंग के लिए अगर कोई लाइबिलिटी को एडमिट करना है तो लाइबिलिटी को एडमिट नहीं करेगा, फॉर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं परचेज करेगा, फिर इमूवेबल जो कोई प्रॉपर्टी है फॉर्म की तो उसको ट्रांसफर नहीं करेगा किसी को, और लास्ट कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे अपने आप को किसी पार्टनरशिप में नहीं डालेगा। तो ये सारी जो कंडीशन है वो सेक्शन 19 के इम्प्लाइड अथॉरिटी है। अब इसमें से पूछता भी है कि कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, तो यही सारे पॉइंट्स में से वो एमसीक्यू में दे देते हैं। तो ये हो गया 19।
फिर आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 बात करता है एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब जो इम्प्लाइड अथॉरिटी है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाए। तो जो एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन इस पे इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, तो एक्सटेंशन करना या रिस्ट्रिक्शन लगाना, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी 19 में था, उसमें क्या है, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी, कम भी किया जा सकता है, ज्यादा भी किया जा सकता है। तो पार्टनर्स ऑफ अ फर्म जो है वो क्या करेंगे, एक्सटेंड कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई ऐसा पार्टनर है, अब कोई वो ऐसा एक्ट कर रहा है जो कि इसके बिहाफ में फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं सही है, तो वहां पे इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आ रहा, तो उसकी चीज को वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं या उसके एक्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कहता है कि द फर्म हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। अब जो फर्म है वो अगर कोई पार्टनर का रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है तो उसके लिए भी लाइबल होगा। तो यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, साथ ही साथ जो फर्म होगा वो लाइबल होगा पार्टनर के एक्ट के लिए। पार्टनर के एक्ट के लिए वो लाइबल होगा, लेकिन कब लाइबल होगा, तो कंडीशन है जब जो एक्ट है वो लीगली डन किया गया है, लीगली डन किया जा रहा है। तो एक्ट जो है वो लीगली डन होना चाहिए विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर, विथ द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। मतलब सारे पार्टनर्स ने कहा है कि देखो ऐसे करना है, उस केस में भी अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसके लिए फॉर्म लाइबल होगा। और दूसरा कहता है द पार्टनर रेक्टिफाई द एक्ट विद द फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट। जब जो पार्टनर्स हैं वो रेक्टिफाई कर रहे हैं उसको फुल फैक्ट के साथ, तो उस केस में भी वो जो फॉर्म है वो रॉन्गफुल एक्ट के लिए पार्टनर के लाइबल हो जाएगा। तो सेक्शन 19 इसी की बात करता है कि उसकी एक्सटेंड किया जा सकता है और रोका जा सकता है। ये हो गया सेक्शन 20। फिर आता है सेक्शन 21। ये सीधा सीधा बात करता है कि पार्टनर की अथॉरिटी क्या होगी इमरजेंसी के टाइम पे। तो अब जब भी कोई इमरजेंसी आएगी तो वहां पे क्या होगा, जो पार्टनर्स होते हैं फॉर्म के उनको क्या होगा, एक रीजनेबल एक्ट करना होगा, ऐसे एक्ट को करना होगा जो कि इंटरेस्ट ऑफ फर्म है उनको करना होगा। तो सेक्शन 20 सीधा सीधा बात करता है कि अथॉरिटी क्या होगी पर्सन की जब भी कोई इमरजेंसी होगी। तो जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, लाइक अब वहां पे इतना तो टाइम होता नहीं इमरजेंसी में कि क्या होता है सब कुछ, तो वहां पे वो एक एज अ रीजनेबल मैनर में वर्क करेंगे और ऐसे वर्क को ही करेंगे जो फॉर्म के लिए उनको लगता है लॉफुल है। सो इन इमरजेंसी दे डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉर्म। फॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीजें की जानी चाहिए वो सारी चीजें वो करेंगे। फिर आता है सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या है, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फॉर्म। तो सेक्शन 22 ये बताता है मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड। तो ऐसा कौन सा एक्ट होंगे जब भी कि फॉर्म को बाइंड किया जा सकता है। तो जब भी आपको किसी पर्सन को किसी फॉर्म को बाइंड करना है तो जो एक्ट है वो तो फॉर्म के नाम पे होना चाहिए, तो फॉर्म के नेम पे एक्ट होना चाहिए। तो एक्ट कभी भी क्या होगा, जब भी फॉर्म को बाइंड करना तो जो एक्ट है वो फॉर्म के नाम पे होना चाहिए। और या तो फिर अगर नाम पे नहीं है तो इंटेंशन दिखना चाहिए। साथ ही साथ या तो अगर वो नाम पे नहीं भी है तो यहाँ पे इंटेंशन दिखना चाहिए पार्टी का कि वो जो एक्ट कर रहा था वो फॉर्म के नेम पे कर रहा था। तो मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फॉर्म, फॉर्म को कब बाइंड किया सकता है कि जब भी कोई एक्ट वो फॉर्म के नाम पे कहता है। ऐसा नहीं कि पार्टनर अपने नाम पे कर रहा था कह रहा था जब लॉस हो गया तो कि नहीं हम फॉर्म के नाम पे करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके इंटेंशन से ये चीज तो होगी कि जो वो एक्ट कर रहा था वो फॉर्म के लिए कर रहा था, या उसके फॉर्म जो भी एक्ट होगा वो फॉर्म के नाम पे होगा। बट अगर यहाँ पे ये पर्सनली कर रहा है यूज, तो वहां पे फॉर्म जो है वो लाइबल नहीं होगा, वहां पे वो पर्सन जो है वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा। तो सीधा सीधा कि अगर फॉर्म के नाम पे कोई भी चीजें हो रही है, अगर इंटेंशन उसका सही है फॉर्म के उस पर कर रहा है तो फिर फॉर्म के लिए करेगा, अदरवाइज वो खुद ही उसके लिए लाइबल होगा। फिर आता है सेक्शन 24। ये कहता है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। सेक्शन 24 ये कहता है नोटिस क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। तो एक्टिंग पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो एज एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि जब भी हमें कोई नोटिस, किसी थर्ड पर्सन को कोई नोटिस देना होगा तो वो ऐसे पर्सन को देगा जो कि हैबिचुअली वर्क करता है। तो मतलब कि एक्टिव पार्टनर को देना होगा या एक्टिंग पार्टनर को देना होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी
डोरमेंट पार्टनर को दे दे रहा है, या कौन सा था जो नॉमिनल पार्टनर को दे दे रहा है, तो नॉमिनल पार्टनर को या डोरमेंट या स्लीपिंग पार्टनर को दे दे रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो नोटिस जो है वो ऐसे पार्टनर को हमें देना है जो कि हैबिचुअली वर्क कर रहा है, वर्क इसके मतलब कि फर्म के बिहाफ पे। हमें किसी स्लीपिंग पार्टनर मतलब उस पर्सन को किसी स्लीपिंग पार्टनर या नॉमिनल पार्टनर को नहीं देना है। बट अगर कभी भी फ्रॉड के केसेस हैं, इसका एक्सेप्शन है कि फ्रॉड का अगर केस है तो उस केस में वो किसी को भी दे सकता है। सो बट इट नॉट इंक्लूड द केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड के केसेस को इंक्लूड नहीं करता है। तो सेक्शन 24 ये हो गया। फिर आता है सेक्शन 25। सेक्शन 25 बात करता है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ फर्म। सो एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल पार्टनर टू द एक्ट इन पार्टनरशिप। तो सेक्शन 25 ये कहता है लाइबिलिटी क्या होगी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ फर्म। फर्म के एक्ट के लिए इसकी क्या लाइबिलिटी होगी। सो एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल पार्टनर, उसके लिए होगा। तो एवरी पार्टनर जो है वो हर एक पार्टनर लाइबल होगा, वो जो भी ऑल पार्टनर मतलब जो भी ऐसा एक्ट हुआ है जो कि ज्वाइंटली हुआ है बाई ऑल पार्टनर। तो अगर कोई पार्टनर है उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है, मान लो कि मिल करके किया, वहां पे लॉस हो गया, तो वहां पे जितने पार्टनर है सब लाइबल हो जाएंगे। तो सेक्शन 25 सीधे सीधे बात करता है लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर टू एक्ट फॉर द फर्म। वो फर्म के लिए अगर एक्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो उन सबकी लाइबिलिटी एक साथ होगी। फिर आता है सेक्शन 26, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 26 ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ पार्टनर। कब फर्म जो है वो रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होगा। तो सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये बात करता है लायबिलिटी ऑफ फर्म। लायबिलिटी किसकी होगी, फर्म की होगी, फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। सो रॉन्गफुल एक्ट अगर पार्टनर का है, सो अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट है या ओमिशन होता है किसी भी पार्टनर से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वहां पे जो है फर्म लाइबल होगा। तो पहली चीज क्या है कि ऑर्डिनरी कोर्स में होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो वर्क होना चाहिए। अगर इस एक्ट में अगर यहाँ पे कोई रॉन्गफुल एक्ट भी हो जाता है, रॉन्गफुल एक्ट होता है, एक्ट हो जाता है या ओमिशन हो जाता है, तो उसके लिए वो लाइबल होगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे अगर कोई इंजरी भी हो जाता है, यहाँ पे कोई लॉस होता है या इंजरी होता है, तो उसके लिए भी वो लाइबल होगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस चीज नहीं की गई तो वहां पे फर्म की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो सेक्शन 26 सीधा सीधा कहता है कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स में कोई चीज किया जा रहा है, अगर वहां पे बिजनेस के अगर वहां पे लॉस हो जाता है तो उसके लिए वो लाइबल होगा। तो ये हो गया सेक्शन 26, सॉरी 30 लिख दिया, सेक्शन है 26, लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ पार्टनर। फिर आते हैं सेक्शन 27, ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। जहां पे पार्टनर से मिस एप्लीकेशन हो गया, तो अगर पार्टनर से मिस एप्लीकेशन हो जा रहा है, तो 27 में क्या है, अगर मिस एप्लीकेशन हो जा रहा है, तो लाइबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। जहां पे अगर कोई पार्टनर है उनसे मिस एप्लीकेशन हो जाए, तो वहां पे क्या होगा कि अगर वो रिसीव करते हैं कोई मनी, रिसीव करते हैं मनी थर्ड पार्टी से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिसीव करते हैं मनी किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से, और उसको वो क्या करते हैं अपने काम में बेनिफिट, अपने बेनिफिट में यूज कर देते हैं। या दूसरी कंडीशन है कि अगर उनको कोर्स ऑफ बिजनेस में ही मिला, कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई पैसा मिला और उसको वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, सेल्फ यूज कर लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे जो फर्म है उसकी लाइबिलिटी होगी। क्योंकि भाई देखो सीधा सीधा क्या ना कि यहाँ पे कहता है लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। यहाँ पे मिस एप्लीकेशन हो रहा है, पार्टनर जो है वो मिस एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मिस एप्लीकेशन भले करें, बट ये जो पर्सन है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फर्म थर्ड पर्सन वो फर्म के नाम पे पैसा दे रहा है, या यहाँ पे वो कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहा है। तो भले ही अगर कोई पार्टनर उसको मिस एप्लीकेशन करता है, उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में भी यूज करता है, तो भी इस केस में फर्म की ये लाइबिलिटी होगी कि वो उनके उसको कंपनसेट करे, उनके जो वर्क है जिस पर्सन ने दिया उसको उसके एक्ट के लिए कंपनसेट करे। तो ये हो गया सेक्शन 27।
फिर आता है सेक्शन 28, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसे कहते हैं होल्डिंग आउट। तो हम लोगों ने जब टाइप ऑफ पार्टनर पढ़ा था तो यहाँ पे पढ़ा था पार्टनर बाय स्टॉपेल। अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट है, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट भी कहा जाता है। सेक्शन 28 डायरेक्टली पूछता भी है कि सेक्शन 28 में क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट कहाँ पे दिया है, तो सेक्शन 28 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। सबसे पहले आसान से समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट होता क्या है। अब इसको बेसिक में समझते हैं। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ये दोनों मिल करके ए बी फॉर्म चला रहे हैं। अब इसकी अच्छी खासी गुडविल है। मैं क्या करता हूँ, मैं एज ए एक्स, मैं किसी पर्सन से कहता हूँ कि ऐसा है भाई, देखो ये वाला जो वो मुझे नहीं जान, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो इसको इस फॉर्म को तो जानता है बट उसको ये नहीं पता कि ये देखो ये वाला जो फॉर्म है इसका पार्टनर कौन कौन है। मैं उसे कहता हूँ कि ऐसा है, देखो यार मैं इस फॉर्म का पार्टनर हूँ और अगर तुम मुझे पैसे देते हो या मेरे साथ ऐसा कोई वर्क करते हो, मुझे बेनिफिट मतलब मेरे साथ इन्वेस्ट करते हो, तो मैं तुमको अच्छा खासा इतने अमाउंट में प्रॉफिट दिलवाऊंगा। अब वो पर्सन जैसे वाई रहता है, या सपोज आप अपने आप को मान लो, अब आप मेरे कहने पे आप क्या होता है कि मान लेते हो कि हाँ ये तो भाई पार्टनर है इस फॉर्म का तो काफी नाम भी चल रहा है, और आप क्या करते हो मेरे कहने पे आप पैसे दे देते हो, उस फॉर्म के नाम पे पैसे लगा देते हो। तो उस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता, अब भले ही मैं उस फॉर्म का पार्टनर नहीं हूँ बट इस पर्सन के लिए मुझे एज ए ट्रीट किया जाएगा कि मैं इसी का पार्टनर हूँ और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे उठानी पड़ेगी। तो लाइक कि मैं भले ही इसको जानता नहीं हूँ, तो इसी को कहते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल। मेरा जो कंडक्ट है तो उस कंडक्ट के अकॉर्डिंग मुझे स्टॉप किया गया, स्टॉपेल का प्रिंसिपल मेरे ऊपर अप्लीकेबल होगा, तो इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। सो डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट क्या होता है, तो रिप्रेजेंटेशन विदाउट नॉलेज। लेकिन अगर यहाँ पे जो भी मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ये अगर मैं विदाउट नॉलेज कर रहा हूँ, अगर मैं विदाउट नॉलेज कर रहा हूँ तो उस केस की बात नहीं करता, तो तब तो लाइबल नहीं होगा, लाइक कि मुझे पता भी नहीं है, मैं तो अगर मैं गुड फेथ में कर रहा हूँ तब तो ठीक है, उस कंडीशन को छोड़ दे। लेकिन अगर ये जनरल में फ्रॉड करने ऐसा कुछ करने के इंटेंशन से कर रहा हूँ तो उस केस में ये लाइबल हो जाएगा। सो एनी पर्सन रिप्रेजेंट दैट ही इज अ पार्टनर इन अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर्म। अगर कोई पर्सन खुद को रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में कोई एजेंट है, सॉरी पार्टनर है, चाहे वो वर्ड्स के थ्रू करे, चाहे वो स्पोकन बोल के करे, चाहे वो लिख करके करे, और उस पर कोई थर्ड पर्सन बिलीव कर लेता है और उस पर कोई एक्ट करता है, तो वो पर्सन जो है उस फॉर्म के लिए लाइबल हो जाएगा। तो एक्ट मतलब मैं जो हूँ उस फॉर्म के लिए, उस पर्सन पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, उस एक्ट के लिए लाइबल हो जाऊंगा। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। तो इसका मतलब होता है कि फॉल्सली शोइंग दैट ही इज अ पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई पर्सन फॉल्सली शो करता है शोइंग एज ए पार्टनर। तो फॉल्सली अगर शो किया जाता है कि मैं एज अ पार्टनर वर्क कर रहा हूँ, तो उस पर्सन की लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे उस पर्सन की पर्टिकुलर पर्सन की लाइबिलिटी एराइज हो जाएगी, ये माना जाएगा कि वो भी उसका पार्टनर था, उसी एक्ट में उसने वर्क किया। फिर सेक्शन 28 का सब क्लॉज 2 कहता है पोजीशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो जाती, तो अगर सीधा सीधा कि अगर कोई पार्टनर है, अब इसकी क्या हुआ कि दो पार्टनर थे ये, अब इसकी डेथ हो गई, अब डेथ के बाद भी जो फॉर्म है वो उसी के नाम पे चली आ रही है, और उसके नाम अगर यूज हो रहा है उस केस में भी अगर कुछ लोग आकर के इन्वेस्ट कर रहे थे कि सी आया, डी आया, ई आया, ऐसे लोग उस पर्सन के पर्टिकुलर नाम पे आ रहे हैं, और अगर ऐसा कोई, अब वो पर्सन की तो डेथ हो चुकी है, तो उस केस में अगर उनको लॉस होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वहां पे जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है ये लाइबल नहीं होगा, ना ही इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा, ना ही इसकी स्टेट में से कोई हिस्सा, क्योंकि वहां पे उस पर्सन की डेथ हो चुकी है। अभी इनका ये लाइबिलिटी थी कि इसको वो पब्लिश करें कि नोटिस दें कि इस पर्सन की डेथ हो गई। तो जब भी किसी ऐसे पार्टनर है जिसकी डेथ हो जाती है, सो पोजीशन इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर की डेथ हो गई है बट जो फॉर्म है उसका नाम उसी के नाम पे चल रहा है, तो अगर ऐसा कोई भी डिसीज पार्टनर है उसका या लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पे दो पार्टनर, यहाँ पे ये किसी भी एक्ट में लाइबल नहीं होगा। अब अगर कोई फॉर्म है यहाँ पे दो ही पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, तो ये फॉर्म जो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ये जो फॉर्म, क्योंकि अब ये सोल बेसिस पे चलने लगा, तो कभी भी कोई फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म एक पार्टनर के उस पर नहीं चलता है, यहाँ पे कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। तो इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। फिर इसी में कंडीशन आती है कि अगर कोई पर्सन रिटायर्ड होता है तब क्या होगा। अगर डेथ के केस में तो सीधा सीधा है कि डेथ के केस में तो उसको हम कोई भी लाइबिलिटी उस पर नहीं अराइज करेंगे,
क्योंकि ये माना जाता है कि अब जिस पर्सन की डेथ हो गई वो कोई एक्ट तो अब कर नहीं सकता, तो इसलिए वहां पे उसकी प्रॉपर्टी को लाइबल नहीं किया जाता। लेकिन अगर यहाँ पे वही रिटायरमेंट ले लेता है या वो रिटायर हो जाता है, तो अगर वो रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद से पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो पब्लिक नोटिस अगर वो नहीं देता है, तो पब्लिक नोटिस क्या होता है? पब्लिक नोटिस मतलब कि गैजेट में छपवाना जो भी है उसमें, और साथ ही साथ किसी वर्नाकुलर एक्ट के न्यूज़पेपर में जो कि उस एरिया में चलता है उसमें पब्लिश कराना, उसी को कहते हैं पब्लिक नोटिस देना। अगर वो रिटायर हो गया और वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है, तो उस केस में अगर उसके नाम पे कोई पार्टनर, कोई पर्सन आके थर्ड पर्सन एक्ट करता है, उसमें कोई मतलब कि इन्वेस्ट करता है या कुछ भी होता है, तो लॉस होता है, तो वहां पे जो पार्टनर भले ही वो रिटायर हो गया है, उसको भी एज अ पार्टनर ही ट्रीट किया जाएगा। जैसे 3 पार्टनर थे, तो ये मान के चला गया कि एक्स है, अगर वो रिटायर हो गया तो ये 3 पार्टनर है, तो इन तीनों पार्टनर को ही मान करके चला जाएगा कि ये तीनों पार्टनर थे इस फॉर्म में, अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब भले ही अगर उसने नोटिस नहीं दी, भले ही वो रिटायर भी हो गया, और तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी उससे वो लाइबल होगा। तो कौन कौन से ऐसे पर्सन, ऐसे पार्टनर हैं, ऐसे कौन से पार्टनर हैं जो कि लाइबल नहीं होंगे, नॉट लाइबल होंगे, जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइबल नहीं होगी? तो पहली चीज की कोई डिसीज्ड पार्टनर है, डिसीज्ड पार्टनर, जैसे ऐसा पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल नहीं होगी। कोई इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट पार्टनर है, उसकी भी इंसॉल्वेंट होगा, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या वहां से देंगे? और साथ ही साथ कोई इनएक्टिव पार्टनर है, इनएक्टिव पार्टनर लाइक कि नॉमिनल पार्टनर है या डॉर्मेंट पार्टनर, तो ऐसे केसेस में कि अगर वो रिटायर भी हो जाता है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। भाई कोई नॉमिनल पार्टनर है तो जिसके बारे में खुद ही नहीं पता, वो बस खाली नाम का भर का पार्टनर है, या खाली उसको कोई वर्क से मतलब नहीं, तो उस केस में अगर वो रिटायर भी हो तो क्या मतलब है? अपने उसके नाम पे तो कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है, या उसके नाम पे तो चल नहीं रहा, तो उस केस में ये सारे अगर पर्सन कि अगर रिटायर भी होते हैं तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक्टिव मेंबर है, अगर वो रिटायर हो जाए तो वहां पे नोटिस देने की जरूरत है। तो ये सेक्शन 20। अब आते हैं सेक्शन 30, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 30 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन राइज होते हैं। ये कहता है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो माइनर को एडमिट किया जा सकता है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप पे। तो क्या किसी माइनर को सिर्फ बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट किया जा सकता है? तो जो हम लोगों ने टाइप पढ़ा था उसमें एक टाइप था माइनर पार्टनर भी था, तो ये उसी पार्टनर की बात है, सेक्शन 30 में बताया गया है। तो माइनर क्या होता है? माइनर एक कोई फुल फ्लेजेड पार्टनर नहीं होता है फॉर्म का। माइनर जो होता है एक पूरा कंप्लीट पार्टनर उसको नहीं बोलते हैं। माइनर को जब भी एडमिट किया जाएगा, तो कभी भी माइनर को एडमिट किया जाएगा तो जितने भी पार्टनर हैं, ऑल पार्टनर हैं, उनकी कंसेंट पे ही, जब वो कंसेंट देंगे सारे पार्टनर्स, तो उसी कंसेंट पे किसी माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फॉर्म में। So a minor is not a full-fledged partner in the firm. Minor is not a partner, but with the consent of all partners, he may be admitted for the benefit of partnership. अब ये जब भी आएगा, ये benefit of partnership के लिए आएगा, benefit of partnership। तो माइनर को एडमिट किया जाता है बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए। अब माइनर, अब ये जो माइनर आएगा इसके पास राइट है कि ये प्रॉपर्टी को शेयर करे, प्रॉपर्टी में अगर कोई प्रॉफिट होगा उसको भी शेयर करे, और इंस्पेक्ट कर सकता है कॉपी को और अकाउंट्स को। तो ये माइनर के अब एडमिट होगा तो इसको राइट्स मिलेंगे। राइट क्या है? कि जो भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को शेयर करेगा, साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट होंगे उसको शेयर करेगा, और साथ ही साथ ये इंस्पेक्ट कर सकता है अकाउंट को और कॉपीज को, जो भी फॉर्म के अकाउंट है कॉपी, उनको भी वो इंस्पेक्ट कर सकता है। अब जो माइनर के शेयर होते हैं वो, अब माइनर के जो भी शेयर होंगे वो पर्सनली क्या होगा, फॉर्म के एक्ट के लिए लाइबल नहीं होते हैं। फिर माइनर को सू नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसके अगर उसके किसी भी ब्याह पे उसको पर्सनली सू नहीं किया जा सकता। फिर इसमें एक केस आता है CIT वर्सेस द्वारकाधीश खेतान। CIT चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर वाला भाई, द्वारकाधीश खेतान। इसमें यही कहा गया कि जो माइनर होता है, माइनर
इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड पार्टनर। माइनर जो होता है वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होता है। फिर क्या होगा अगर कोई माइनर जब मेजर हो जाएगा, भाई कोई माइनर था वो मेजर अगर हो जाता है तो उसकी मेजोरिटी को अटेन करने पे क्या क्या कंडीशन है। सो ऑन अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर डिसाइडेड दैट विद इन 6 मंथ, और विदर, अब ये क्या करेगा, माइनर जैसे ही मेजर हुआ तो मेजर होने के 6 मंथ के अंदर, मतलब तो 6 महीने के अंदर इसको डिसाइड करना होगा कि क्या वो पार्टनर बनेगा फॉर्म का या नहीं बनेगा। तो अब ये कंडीशन कब होगी, 6 मंथ कब से काउंट होगा, या तो वो डेट ऑफ मेजोरिटी से होगा जिस दिन वो मेजर हो गया उस दिन से, या ऐसी डेट जब उसको पता चला कि वो मेजर हो गया। मान लो कि इसको क्या हुआ, पता ही नहीं था कि मैं मेजर हो गया हूँ। अब होना क्या था कि 1 तारीख को ये मेजर होता था, अब इसे डेट ऑफ मेजोरिटी अगर पता थी तो उस दिन से, अगर इसे डेट ऑफ मेजोरिटी पता ही नहीं थी, अब इसका पता चला 15 तारीख को, यार आज मैं तो मेजर हो गया इसी तारीख को, तो यहाँ पे इसे 15 को पता चला। तो अब ये अगले 6 महीने के अंदर ये डिसाइड करेगा कि इसको फॉर्म में रहना है या नहीं रहना है। अगर ये डिसाइड करता है कि इसे फॉर्म में रहना है तो उस केस में ये माना जाएगा जिस दिन से, मतलब कि ये जब माइनर था जिस दिन से एडमिट किया गया था उसी दिन से ये पार्टनर है फॉर्म में। और अगर ये डिसाइड करता है नहीं तो उस दिन से इसको डिसीज कर हटा दिया जाएगा और नोटिस दे दिया जाएगा। फिर अगर यहाँ पे ये डिसाइड करने के बाद कोई नोटिस नहीं देता है या कुछ भी ऐसा नहीं करता है तो उस केस में ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये पार्टनर है फॉर्म का। सो अगर वो फेल हो जाता है नोटिस देने के लिए तो उसको माना जाएगा कि वो पार्टनर है 6 महीने जब भी एक्सपायर हुए उस केस में। और अगर इफ ही एडमिटेड टू बिकम अ पार्टनर तो वो लाइबल हो जाएगा। अगर उसने एडमिट कर लिया कि अब मैं इसका पार्टनर रहूंगा तो वो जितने भी एक्ट हैं उनके लिए वो लाइबल हो जाएगा। फॉर द एक्ट शैल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म फॉर द डे व्हेन ही वाज फर्स्ट एडमिट। तो जिस दिन से उसको पहली बार एडमिट किया गया था भले ही वो माइनर था उस दिन से वो फर्म के ऑल एक्ट्स के लिए वो लाइबल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उसके जब वो लाइबल जब ये जुड़ जाएगा तो इसके जो शेयर है वो उसके शेयर भी सेम रहेंगे। अब उसकी जो राइट्स एंड लाइबिलिटी है जिससे वो जुड़ा था उस दिन से उसकी राइट और लाइबिलिटीज भी चलती रहेंगी। अगर यहाँ पे क्या है कि इसने अगर कह अब सोच लिया कि अगर उसको ने सोचा कि अब मुझे इसमें पार्टनर नहीं रहना है और उसने नोटिस दे दिया तो नोटिस देने के बाद से उसके जो भी एक्ट हैं जो भी उसकी प्रॉपर्टी वो लाइबल नहीं रहेंगी। तो ये था माइनर पार्टनर के बारे में कि कोई माइनर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बन सकता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जब वो मेजर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। अब आते हैं चैप्टर 5 इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर। चैप्टर 5 ये बात करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, आने वाले और जाने वाले पार्टनर्स के बारे में, कौन आएगा कौन जाएगा। 31 से लेकर के 38 तो बहुत सारे तो कुछ इंपॉर्टेंट बहुत कुछ खास नहीं है। तो सेक्शन 31 बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। तो अगर कोई भी न्यू पार्टनर होगा न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। तो 31 सीधा सीधा कहता है कि न्यू पार्टनर का इंट्रोडक्शन, न्यू पार्टनर इंट्रोडक्शन। तो न्यू पार्टनर का इंट्रोडक्शन कैसे होगा, तो सीधा सीधा है कि अगर कोई भी नया पार्टनर आ रहा है तो वो, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो कंसेंट से आएगा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, मतलब कि अनाइमसली। तो अनाइमसली मतलब जब हर एक पार्टनर की कंसेंट रहेगी तभी किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेक्शन 32 बताता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कैसे रिटायरमेंट होगा पार्टनर। तो रिटायरमेंट के लिए क्या है 32 ये बताता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट कैसे होगा, तो रिटायरमेंट के लिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब हर एक पार्टनर की कंसेंट होगी उससे भी रिटायर हो सकता है। दूसरा कैसे रिटायर होगा, अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अगर उसने कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया था कि मैं इतने टाइम तक रहूंगा या ये कंडीशन हो जाएगी तो मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उस कंडीशन में रिटायर हो जाएगा। और तीसरा कहता है कि अगर पार्टनरशिप विल की है तो वो नोटिस दे करके भी राइटिंग में रिटायर हो सकता है। फिर अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको क्या होगा नोटिस देना पड़ेगा, अगर वो नोटिस नहीं देता है तो उसकी लाइबिलिटी सेम रहेगी
कि वो एज अ ट्रीट किया जाएगा कि वो अभी तक उस डेट की रिटायर होने के बाद भी वो एज अ पार्टनर ही वर्क कर रहा है। फिर सेक्शन 33 बात करता है एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर को एक्सपेल कर देना या बाहर निकाल देना। तो सेक्शन 3 बात करता है एक्सपल्सन ऑफ अ पार्टनर। तो अगर ये यूज किया जाता है गुड फेथ में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजन, तो जहां पे अगर किसी पार्टनर को हटाना है तो यहाँ से प्रोविजन लिए जाएंगे, तो यहाँ पे भी वही रिटायरमेंट के वाले प्रोविजन लगेंगे। फिर आता है सेक्शन 34, ये बात करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है, ये है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो सेक्शन 34 प्रोवाइड दैट पार्टनर जो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जब भी कोई पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो पार्टनर होने से वो सीज हो जाएगा, सीजेस टू बी पार्टनर, तो वो पार्टनर नहीं रह जाएगा, वो मना कर जाएगी अब ये पार्टनर नहीं रह गया है, तो वो सीजेस टू बी पार्टनर। सो इंसॉल्वेंसी की बात करता है सेक्शन 34, अगर कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो सीज हो जाएगा, उसको एज अ पार्टनर नहीं रह जाएगा। किस दिन से? ऑन द डे एडजुडिकेशन में, जिस दिन से कोर्ट ने एडजुडिकेशन किया, जिस दिन से कोर्ट ने एडजुडिकेशन कर दिया, मतलब डिसाइड कर दिया कि ये इंसॉल्वेंट है, उस दिन से अब वो पार्टनर नहीं रह गया। ये हो गया 34। फिर आता है सेक्शन 35 लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ अ डिसीज पार्टनर। अगर कोई डिसीज पार्टनर तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी स्टेट पे, तो सीधा सीधा कि डेथ के केस में अगर उसने नोटिस, वो जो पार्टनर है उनका ये काम है कि वो नोटिस दे दें डेथ की, लेकिन अगर वो नोटिस नहीं देते हैं तो उसकी स्टेट जो है वो लाइबल बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी कभी भी अगर पार्टनर की डेथ होती है या वो इंसॉल्वेंट होता है या कोई इनएक्टिव पार्टनर है, मतलब स्लीपिंग पार्टनर है, ऐसा अगर कोई पार्टनर है तो ऐसे कंडीशन में अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो स्टेट की, वो उसके लिए लाइबल नहीं होगी डेथ के बाद उसकी। तो ये हो गया सेक्शन 35। सेक्शन 36 बात करता है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस। तो राइट सेक्शन 36 बात करता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो कि फॉर्म छोड़ के जाने वाला है, टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस, क्या वो कॉम्पिटिट करने वाला बिजनेस कर सकता है। तो इसको ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इससे क्वेश्चन से राइट होते हैं, इसको देख लेते हैं। सेक्शन 36 ये बात करता है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिटिंग बिजनेस। अब ऐसा कोई पार्टनर है जो कि जा रहा है, तो क्या वो कैरी कर सकता है ऐसा कोई बिजनेस जो कि कंपटीशन में रिलेट करता है। सो आउटगोइंग पार्टनर कैरी अ बिजनेस ऑफ कंपटीशन एंड आल्सो एडवर्टाइज, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्टनर है तो वो ऐसा बिजनेस जो कि कंपटीशन वाला है वो चाहे तो कर भी सकता है और उसको वो एडवर्टाइज भी कर सकता है। सो ये यहाँ पे बिजनेस जो है उसको कर सकता है, साथ ही साथ उसको एडवर्टाइज भी कर सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि वो क्या क्या नहीं करेगा। तो कंडीशन लगाया है जो कि छोड़ के जा, अगर कोई पार्टनर जा रहा है कि वो फॉर्म का नेम यूज नहीं करेगा, फॉर्म का जो नेम है उसको वो यूज नहीं करेगा, तो फॉर्म के नेम को नहीं, मतलब जिस फॉर्म से है उस फॉर्म का नाम यूज नहीं करेगा। भी कहता है कि रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि ही वाज अ ओल्ड, मतलब उस फॉर्म का वो पहले मेंबर था, तो वो खुद को पहला क्या कहता है कि वो ये नहीं करेगा कि फॉर्म का नाम नहीं यूज करेगा। भी कहता है कि अगर वो यूज भी कर रहा है तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि वो ओल्ड फॉर्म जो जिस फॉर्म थी उसमें वो पार्टनर था, वो इस चीज को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। और सी कहता है ओल्ड फॉर्म के मेंबर से वो नहीं करेगा कि मेरे फर्म से कोई सामान लो। साथ ही साथ अब अगर जैसे इस फॉर्म में है तो इसको भी कोई लिंक्स तो हो ही गए होंगे, लाइक कि अब ये कुछ लोगों को जानता होगा, तो उस फॉर्म के जो मेंबर्स हैं पर्टिकुलर उन मेंबर्स से ये नहीं कहेगा कि ऐसा है कि अब ये मेरा फॉर्म है तुम यहाँ से आकर के ये चीजों को कैरी किया करो, तो ये सारी चीजें नहीं करेगा। फिर अगर यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर यहाँ पे अगर की कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेक्शन 27 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, स्टेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 36। तो 37 38 ये काम का नहीं है। अब आते हैं हम लोग सीधे 39 डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। चैप्टर 6 बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म।
फॉर्म जो है वो डिसोल्यूशन कैसे होगा, मतलब वो डिसोल्यूट कैसे होगी, खत्म कैसे होगी। तो 39 से लेकर के 55 तक इसके प्रोविजंस जाते हैं, बट इसमें बहुत नहीं पढ़ना है, हमें बहुत लिमिटेड पढ़ना है। तो सेक्शन जो है पहले देखते हैं 39, 40, 41, 42, 43 और 44, ये ऐसे सेक्शन है जो हमें लाइन से याद रखने हैं। तो सेक्शन 41, 42, 43, 44 तक पूरा। सेक्शन 39 सीधा सीधा बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप का एंड हो जाना। अब कैसे होगी, तो ये 5 टाइप से होगी। जो डिसोल्यूशन होगा ये 5 टाइप से होता है, 5 टाइप से डिसोल्यूशन होता है। तो 41, 42, 40, 41, 42, 43, 44 ये 5 सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है। पहला है 40 में बाई एग्रीमेंट, जब वो बाई एग्रीमेंट करते हैं। 41 बताता है बाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन। 42 बताता है बाई कंटिंजेंट डिसोल्यूशन। 43 बताता है बाई नोटिस। अब ये नोटिस है ना, ये विल वाले केस में चलेगा। और 44 बताता है बाई कोर्ट, कि कोर्ट के थ्रू कैसे डिसोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 39, ये बताता है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म कैसे होगा। तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फॉर्म जो भी पार्टनरशिप है उसको एंड कर देना। अब ये 5 तरीके से होता है। 40 बताता है कि एग्रीमेंट के थ्रू होता है। तो एग्रीमेंट का सीधा सीधा मतलब कि फॉर्म जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा। जिस सारे पार्टनर्स हैं वो अगर अपनी कंसेंट दे देते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट अगर उनके बीच में होता है, या कोई फिक्स टाइम के लिए बना था और वो टाइम आ गया, तो उस टाइम पे अगर वो एंड कर देते हैं तो बाई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिसोल्यूट हो जाएगा। फिर होता है बाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन। तो पहले 41 कहते हैं कि यहाँ पे क्या है कि 41 में कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब एग्रीमेंट से तो हो गया, कंपल्सरी डिसोल्यूशन से कैसे होगा, तो अगर कोई फर्म है तो वहां पे अगर एडजुडिकेशन ऑफ ऑल पार्टनर, या अब यहाँ पे क्या है कि ऑल पार्टनर या कोई पार्टनर वो क्या हो, इंसॉल्वेंट हो जाए। तो यहाँ पे कंपल्सरी वाले में कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट हो गया तो ऑब्वियसली जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाता है तो कोर्ट क्या करेगी, अगर उस केस में जहां पे ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन, मतलब एक को छोड़ करके सारे पार्टनर्स हैं वो इंसॉल्वेंट होकर बता दिए जाते हैं, तो उस केस में कोर्ट उसको कह देगी कि अब इस फॉर्म को देखो हटाना कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि एक अकेला पार्टनर कभी भी कोई फॉर्म नहीं चला सकता। तो वहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो वहां पे फॉर्म जो है वो कंपलसरी डिस्ट्रीब्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगी। या 20 में कहता है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जहां पे कोई ऐसा इवेंट हो जाता है जो कि इस फॉर्म के जो बिजनेस है उसको अनलॉफुल बना देता है। तो जो भी अगर वो एक्ट कर रहे थे, लाइक मान लो ये ट्रेडिंग का कोई एक्ट कर रहे थे, अब कोई एक्ट बना करके, जैसे निकल सबसे अच्छा इसमें एग्जाम्पल है निकल। अब लाइक ये जो पार्टनर थे वो बिहार में थे या गुजरात में थे, अब वहां पे क्या है कि वो लिकर के लिए लिकर की शॉप चला रहे थे। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, बिहार में दारू बंद, गुजरात में बंद। अब वहां पे उनका जो एक्ट था वो इलीगल हो गया, और उस इलीगल या अनलॉफुल हो गया। उससे क्या हुआ कि जो इनको जो अपना फॉर्म है उसको डिसोल्यूट करने पड़ेगा। तो इसको कहते हैं बाई कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अब जब भी कोई डिसोल्यूशन होगा जहां पे अगर पार्टनर कंसेंट से करें, वो कभी कंपल्सरी डिसोल्यूशन नहीं होता, वो बाई एग्रीमेंट में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई सारे पार्टनर एग्रीमेंट करके कर रहे हैं या अपनी कंसेंट दे रहे हैं डिसोल्यूट करने के लिए, तो वो एग्रीमेंट से होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में नहीं आता है। फिर आता है सेक्शन 42 कंटीजेंट डिसोल्यूशन। तो इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, फॉर्म कब डिजॉल्व होगी, अगर कोई फिक्स टर्म के लिए बनाई गई थी, वो टर्म एक्सपायर हो गया, तो अब वो कंटीजेंट है, अगर वो चाहे तो उसको डिजॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो डिजॉल्व नहीं कर सकते, चाहे तो उसको कंटिन्यू करें, विल पे वो चलने लगेगा। फिर अगर वहां पे कोई एडवेंचर वाला हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 8 में, कि अगर वो एडवेंचर के लिए करते हैं, तो उस एडवेंचर के केस में अगर उसका पर्पज कंप्लीट हो गया, जैसे कि हमने क्या किया था, पैराग्लाइडिंग के लिए किया था। अब 1 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि देखो जैसे सीजन खत्म होगा पैराग्लाइडिंग का, टूरिस्ट आना बंद हो जाएंगे पैराग्लाइडिंग करने, तो उस केस में क्या है कि अब हमारा मन है तो अगर हम चाहें तो उसको आगे चलाएं, अदरवाइज उसको हमारा पर्पज कंप्लीट हो गया तो उसको हम खत्म कर देंगे। फिर सी कहता है बाई डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में भी क्या होगा, फॉर्म जो है वो
कंटिजेंटली डिजॉल्व हो जाएगा। एक पार्टनर, दो पार्टनर थे, एक मर गया तो वहां पे उसकी ऑप्शन नहीं बचा ही नहीं, या दो पार्टनर, तीन पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई, अब दोनों को लगता है कि ये फॉर्म नहीं चला पाएंगे, तो उस केस में कंटिजेंटली डिसोल्यूट कर देंगे। और कहता है लास्ट वाला कहता है कि एडजुडिकेशन, अगर उसमें कोई डिजॉल्व मतलब कि कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाए कि कोई पर्सन है वो इंसॉल्वेंट निकल गया, अब उन लोग को लगता है कि यार इसको तो चला ही नहीं सकते, इससे लॉस ही होगा, तो उस केस में भी ये कंटीजेंट डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर आता है सेक्शन 43 डिसोल्यूशन बाय नोटिस। तो इसी को कहते हैं विल का, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है विल पे, तो वहां पे अगर कोई पार्टनर है उसको अगर डिजॉल्व करना है किसी भी फॉर्म को, तो वो जितने पार्टनर है उसको क्या करेगा, अगर कोई एक पार्टनर है तो उसको देगा, या जितने भी पार्टनर है उसको नोटिस देगा राइटिंग में, और नोटिस देने के बाद राइटिंग में वो क्या करेंगे, फॉर्म को डिजॉल्व कर देंगे। अब ये जिस दिन से वो नोटिस देंगे उस डेट से भी डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे इसने क्या किया कि नोटिस दिया जितने भी ऑल पार्टनर्स को कि देखो 4 तारीख से हमारा फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगा, तो अगर कोई स्पेसिफिक डेट उसने नोटिस में मेंशन कर दी तो उस डेट से डिजॉल्व होगा। अगर कोई डेट नहीं नोटिस है दी गई तो जिस दिन से नोटिस पब्लिश हुआ उस दिन से वो फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसको कहते हैं बाय नोटिस। नोटिस मतलब विल के केस में होता है। फिर आता है बाय डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट कब किस चीज को डिसोल्यूट करेगी, तो लास्ट में जब कोई नहीं कर पाएगा तो कोर्ट डिसोल्यूट करेगी। सो ऑन सूट ऑफ ए पार्टनर द कोर्ट में डिसोल्यूट अ फॉर्म ऑन ए स्पेसिफिक, जब कोर्ट है, कोई पार्टनर अगर कोई सूट अगर इंस्टीट्यूट करता है, उस सूट के बेसिस पे कोर्ट जो है उसको किस किस ग्राउंड्स पे करेगा उसको देखते हैं हम लोग। सो अगर हमें क्या है कि अगर कोई पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड हो जाए, पागल हो जाए, उस केस में अगर जो कहता है कि बी कहता है कि इसमें अगर पार्टनर जो इनकैपेबल टू परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, अपनी ड्यूटीज को ही पूरा ना कर पाए, तो अब ऐसे कंडीशन में कि वो अपनी ड्यूटीज को ही पूरा नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा कि उसको उसकी जगह दूसरा कोई पार्टनर है वो करेगा। फिर से कहता है कि पार्टनर जो है गिल्टी ऑफ कंडक्ट विच इज प्यूडिजियली अफेक्ट द बिजनेस। पार्टनर जो है ऐसा कोई इफेक्ट कर देता है जिससे फॉर्म, जैसे पार्टनर है, अब वो क्या किया कि ये पार्टनर है किसी का मर्डर कर देता है, यहाँ पे किसी पॉलिटिशियन का या किसी ऐसे ऐसे पर्सन का मर्डर कर देता है जिससे कि काफी ज्यादा वो उसके बारे में न्यूज में आ गया, तो उस केस में क्या होगा, जो फॉर्म है उस पर इफेक्ट जरूर करेगा, लोग उसके फॉर्म से रिलेशन सब खत्म होते जाएंगे, तो ऐसे केस में भी बाई कोर्ट उसको डिजोल्व किया जा सकता है। फिर कहता है डी इफ अ पार्टनर विलफुली या परसिस्टेंटली कमिट अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई पार्टनर वो बार बार विलफुली या परसिस्टेंटली क्या करता है, कमिट करता है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रिलेटिंग टू मैनेजमेंट एंड अफेयर। अब उसको जैसे कि पार्टनर था उसको क्या हुआ कि कोई कंपटीशन वाला बिजनेस नहीं चलाने को गया, वो गया एक पर्सन के पास, वो अब उसको सब कुछ बता रहा है कि देखो हमारे फॉर्म में ऐसे काम होता है, ऐसी मशीनों से ऐसे बनता है, ये वाली चीज, अब उसको वो सब कुछ बता रहा है, बार बार वो निग्लेक्ट कर रहा है उसको, विलफुली वो परसिस्टेंटली ब्रीच कर रहा है एग्रीमेंट को, तो वहां पे भी कोर्ट से उसको डिसोल्यूशन कराया जा सकता है। फिर ई कहता है व्हेन पार्टनर ट्रांसफर्ड होल और हिज इंटरेस्ट इन द टर्म ऑफ अ थर्ड पार्टी। जब जो पार्टनर है वो अपना इंटरेस्ट जो है किसी थर्ड पार्टी को दे देता है या अपने शेयर को चेंज कर देता है एज पर ऑर्डर 21 रूल 49 ऑफ सीपीसी, तो उस केस में उसकी जो टू बी सोल्ड इन रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ अ लैंड रेवेन्यू, तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो उस केस में भी कोर्ट से डिसोल्यूशन हो सकता है। तो बी से लेकर के ई के बीच में जो सूट इंस्टीट्यूटेड बाय अ पार्टनर अदर देन पर्सन हु डूइंग द कंडक्ट, तो इस वाले में क्या है कि ए बी सी डी जो बी से लेकर के ई तक है उस केस में क्या है कि सूट वो इंस्टीट्यूट करेगा उस पार्टनर को छोड़ के, जो अदर पार्टनर है वो इंस्टीट्यूट करेगा। ए वाले केस में क्या है कि जो पार्टनर है वो खुद भी कर सकता है कि मैं अनसाउंड माइंड हो गया, या उसके ब्याह पे कोई भी थर्ड पर्सन भी कर सकता है। फिर एफ कहता है कि अगर बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, ऐसा कोई कंडीशन है कि बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहा है, वो बिजनेस करने के एबल ही नहीं रह गया, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन हो सकता है। जी कहता है कि अदर ग्राउंड विच इज जस्ट एन इक्विटेबल फॉर द डिसोल्यूशन, ऐसा कोई ग्राउंड जो कि जस्ट हो और इक्विटेबल हो ग्राउंड जिसके लिए डिसोल्यूशन के लिए, तो उस केस में डिसोल्यूशन बाई कोर्ट हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन थी जो कि डिसोल्यूशन बाई कोर्ट थी। इजी है, कोई बहुत नहीं है इसमें, वही ग्राउंड्स को लेकर के कुछ कुछ पूछ लेता है। तो ये हमारा डिसोल्यूशन हो गया। अब डिसोल्यूशन होगा तो उसका कुछ इफेक्ट भी आएगा, तो मैंने क्या है ना, इधर से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आते हैं, तो हम लोग देखते हैं इफेक्ट क्या होगा। इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, तो 44 तक डिसोल्यूशन था, 39 से में स्टार्ट किया, 40 से लेकर के 44 तक डिसोल्यूशन की बात किया, 45 से लेकर के 55 में इफेक्ट ज्यादातर बताए गए हैं। तो 45 कहता है लाइबिलिटी ऑफ फैक्ट ऑफ अ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो क्या होगा, 45 सीधा सीधा कहता है कि क्या होगा, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर
डन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा, तो उसको सीधा सीधा है कि जब भी इसका कोई फॉर्म डिजॉल्व होगा तो उसको पब्लिक नोटिस देना होगा। अगर वो पब्लिक नोटिस देता है तो उस पब्लिक नोटिस देने के बाद से वो लाइबल नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक नोटिस देने से पहले अगर उसने कोई भी थर्ड पार्टी का एक्ट है तो उसके लिए वो सब लाइबल होंगे। तो सीधा सीधा कि जब ये डिजॉल्व होगी उसके बाद वो लाइबल, जब वो नोटिस दे देंगे उससे नहीं, उस दिन के बाद से वो लाइबल नहीं होंगे नोटिस के, अगर लेकिन पहले अगर वो है तो उनको लाइबल किया जा सकता है। 46 कहता है राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप डिसोल्यूशन। तो कैसे होगा, अब जब 46 सीधा सीधा कहता है कि जब डिसोल्यूशन होगा तो राइट ऑफ पार्टनर टू हैव बिजनेस वुड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। तो अब जो भी बिजनेस में जो भी चीजें थी पहले क्या होगा, अब जैसे कि अब बिजनेस तो डिजॉल्व हो गया तो कैसे इसका खत्म करेंगे, तो पहले क्या होगा कि अगर कोई डेप्ट्स हैं तो डेप्ट्स को पे किया जाएगा। फिर डेप्ट्स को पे करने के बाद से अगर किसी का कोई पर्सनली कोई शेयर में हिस्सा है तो उस शेयर को दिया जाएगा। फिर जितना प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को वो देंगे। तो यही है रूल। क्या होता है कि जब भी कोई फर्म डिजॉल्व होगी तो पहले क्या होगा, डेप्ट्स को पे किया जाएगा। डेप्ट्स जो कि जितने भी डेप्ट कर्जा रहेंगे या जो कि उधार उधार लिए वो पैसे दिए जाएंगे। फिर अगर कोई जितनी एसेट्स है उसको उसकी वैल्यूएशन लगाई जाएगी या जितना कैश बचता है उसको देखा जाएगा। फिर अगर कोई मेंबर का कोई कुछ मतलब कि पर्सनल उसने कुछ ज्यादा लगाया तो उसको देंगे, और उसके बाद से जो भी बचेगी प्रॉपर्टी में हिस्सा बचेगा या लॉस हुआ उसको वो अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो ये होता है प्रोसीजर। फिर आता है 48 में बताता है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो यही जो पढ़े ना, ये हम लोग जो पढ़े हैं ये मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ऐसे कुछ और नहीं पूछता है। फिर 52 बात करता है राइट्स व्हेन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट है 52, इसको देख लेते हैं। तो 52 बात करता है राइट्स वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड फॉर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो है सेक्शन 52। ये कहता है राइट्स क्या होगा, वेयर पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट जो है इज साइंड फॉर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन। तो मिस फ्रॉड जो है वो 17 में, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मेनली क्या होता है कि अगर ऐसा केस जहाँ पे कि एक दो पार्टनर है, एक ये दो पार्टनर है, एक है ए एक है बी। अब ए क्या कर रहा है, पूरे के पूरे पार्टनरशिप टाइम में ये हमेशा फ्रॉड कर रहा था या उससे मिसरिप्रेजेंट कर रहा था। तो पहली चीज की बी के पास तो एक राइट ऑलरेडी है कि वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल करवा सकता है। तो ये तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से राइट मिलता है। इस एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कुछ कंडीशन, जब वहां पे उसके साथ बार बार फ्रॉड हो रहा है या हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वो क्या कर सकता है, लीन कर सकता है, लीन कर सकता है सरप्लस को या एसेट्स को। अब जब भी वो एसेट्स और सरप्लस को लीन करेगा तो उसमें क्या होगा कि डेब्ट्स जो है उसको चुकाने के बाद जो भी सरप्लस बचेगा, एसेट बचेंगे, उसको लीन करेगा। फिर दूसरा क्या करता है कि अगर वो क्रेडिटर है तो उसको, अगर ये क्रेडिटर है मतलब अगर इसने कुछ पैसे वैसे दिए थे तो पहले वो जो उसका पैसा है वो एज अ डेप्ट रहेगा, तो पहले उस डेप्ट को भी पे करना पड़ेगा। और साथ कहता है कि अगर इससे फ्रॉड हुआ है, इसने फ्रॉड किया है तो उसके लिए उसको वो इंडेमनीफाई भी करेगा, उसकी जो भी फ्रॉड है उसके लिए वो क्षतिपूर्ति भी करेगा। तो यह सेक्शन 52। फिर 53 बात करता है राइट्स की, बात करता है रिस्टेन फॉर द यूज ऑफ फॉर्म नेम एंड प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि आगे जो पार्टनर हैं वो उनके ऊपर रिस्टेन लगा सकते हैं कि आगे वो किसी भी फॉर्म, मतलब कि जब भी वो कुछ यूज करेंगे तो वहां पे फॉर्म की नेम या उसकी गुडविल या उसकी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेंगे। तो 53 में ऐसा है कंडीशन। 54 कहता है कि एग्रीमेंट जो होगा स्टेट ऑफ ट्रेड और उसमें सिमिलर बिजनेस में लेकर के नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वो पहले से 27 की जो कंडीशन है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर वो चाहें तो ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि आप भैया इस अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे। तो ये था पूरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पे हम लोग का चैप्टर 6 कंप्लीट होता है। अब लोग हम लोग चलेंगे चैप्टर 17 रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। चैप्टर 7 ये कहता है रजिस्ट्रेशन, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसकी बात करता है। 56 से लेकर के 71 तक इसमें बताया गया है। अब ये जो चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, इसके बहुत लिमिटेड सेक्शंस हैं जो काम के हैं। मतलब इसमें क्या है मेनली जो इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन
वही वो पूछता है, मतलब जो सेक्शन 69 है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बाकी हम लोग देख लेते हैं बेसिक में ओवरव्यू कि रजिस्ट्रेशन क्या होगा फॉर्म। तो 57 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। 57 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट की बात करता है, कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और जो भी रजिस्ट्रार होगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा एज पर सेक्शन 21 आईपीसी। आईपीसी के अकॉर्डिंग जो पब्लिक सर्वेंट है वो पब्लिक सर्वेंट के डेफिनेशन में आएगा। 58 बताता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। 58 में क्या है, एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन ये देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। 59 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 59 में रजिस्ट्रेशन है, 69 में नॉन रजिस्ट्रेशन अगर करता है तो उसका इफेक्ट दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो 59 में, तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं 59 69। फिर 69 में है कि अब हम लोग चलते हैं सीधे सेक्शन 69। बाकी बीच का वो पूरा का पूरा प्रोसीजर है, उससे कुछ बनता नहीं है क्वेश्चन, हम लोग उसको नहीं देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 69। सेक्शन 69 ये बात करता है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। सो नॉन रजिस्ट्रेशन। अब इस वाले सेक्शन 69 की इन्फोर्समेंट डेट क्या है वो आप कमेंट करके बताना कि ये वाला जो सेक्शन है वो किस दिन से इन्फोर्स में आया है। तो 69 सीधा सीधा बात करता है कि इफेक्ट क्या होगा, नॉन रजिस्ट्रेशन। तो मेनली क्या है कि जो नॉन रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपल्सरी पार्ट नहीं होता, रजिस्ट्रेशन करना कंपल्सरी नहीं होता। और रजिस्ट्रेशन कराने भर से भी, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की, रजिस्ट्रेशन कराने से ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कराने से होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टनरशिप है वो ऑलरेडी हो जाती है, अब उसका अगर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो बस वो एज अ प्रूफ ऑफ एविडेंस में आती है। सो रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप, इट डज नॉट क्रिएट एनी पार्टनरशिप। ये कोई पार्टनरशिप नहीं क्रिएट करता है, रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता तो उसके लिए कोई पेनाल्टी की भी बात नहीं की गई है, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। फिर 69 सब क्लॉज 1 कहता है एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म। अब क्या क्या है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला कहता है कि 69 का फर्स्ट कहता है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एन अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट सू the firm or his other partners for any right or arising from the contract of partnership। तो इसके पास नो राइट टू सू होता है, नो राइट टू सू। केस करने का कोर्ट में कोई राइट नहीं होता, पहला तो यही हो गया 69 का 1। ये कहता है कि इनके पास, इनके पार्टनर्स के पास या फर्म के पास कोई राइट नहीं होता कि वो सू कर सके। दूसरा कहता है एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट सू एनी थर्ड पार्टी फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ये साथ ही साथ नो राइट टू सू एनी थर्ड पार्टी। यहाँ पे क्या है, पार्टनर को भी सू नहीं कर सकते, साथ ही साथ थर्ड पार्टी को भी वो सू करने का उनके पास राइट नहीं होता है। तो इसीलिए लोग क्या होता है कि अगर यहाँ पे मान लो कोई थर्ड पार्टी कोई लॉस करता है या कोई ऐसा कंडक्ट करता है जिससे फॉर्म को लॉस होता है, तो वहां पे वो उसके बेनिफिट के लिए वो लोग रजिस्ट्रेशन लोग करवा लेते हैं। अदरवाइज वो क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए भी वो सूट इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। फिर 69 सब क्लॉज 3 कहता है कि जो भी 61 अब क्लॉज 1 और 2 है, इसमें जो भी चीजें हैं उस कंडीशन का कोई सेट ऑफ या अदर प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो इसका अगर कोई चीज है तो उसका सेट ऑफ भी नहीं हो सकता है, ना ही वो अदर प्रोसीडिंग में उसका इनिशिएट कर सकते हैं। तो जिसके सारे प्रोविजन है वो सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग पे भी वो सेम अप्लीकेबल होंगे। तो ये सारे इफेक्ट हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस है अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो इसका 4 में क्या है, एक्सेप्शन है। 69 का सब क्लॉज 4 है वो बताता है कि इसमें एक्सेप्शन भी है कि कब कब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि दिया गया है। तो कहता है कि अगर जो अनरजिस्टर्ड जो फर्म है वो क्या करेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए और अकाउंट्स के लिए कोर्ट में आ सकते हैं। तो वो जो भी अनरजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो डिसोल्यूशन के लिए, जो कहते हैं ना डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, हमने 44 में पढ़ा, तो वो डिसोल्यूशन के लिए यहाँ पे कोर्ट में आ सकते हैं, साथ ही ऑफ अकाउंट्स के लिए ला सकते हैं। फिर क्या है कि इसमें कहता है कि अगर कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लिए भी आ सकते हैं। अगर इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट जो डिक्लेयर करता है कोर्ट, तो कोर्ट के पास आ सकते हैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए, वो भी कर सकते हैं। साथ ही ये अनरजिस्टर्ड फर्म जो फर्म है वो सू कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, जबकि प्राइस हो, यहाँ पे प्राइस नहीं अमाउंट होगा, अमाउंट होगा 100 रुपए से कम, तो माइनस हो जाएगा। सोचो एक्ट बना है 1932 का, उस टाइम पे 100 रुपए की कितनी वैल्यू थी, बट आज हम लोग 2023 में देख रहे हैं तो भी वही 100 रुपए ही चला आ रहा है। इस चीज को चेंज ही नहीं किया गया ताकि जो इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन का लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़े। तो
अब अभी भी अगर 100 रुपए तक का है तो उसके लिए वो क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और साथ में उसका सेट ऑफ भी हो सकता है। 100 रुपए आजकल कहाँ कौन से फॉर्म में 100 रुपए के लिए जाता है। तो ये सारी कंडीशंस है कि जहां पे इफेक्ट क्या होगा जब भी कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाएगा या नहीं करवाएगा, उसका क्या इफेक्ट है, ये 69 में बताया था। फिर आता है सेक्शन 70। ये क्या कहता है, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग और फॉल्स पर्टिकुलर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 70 भी इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है पेनाल्टी की, पेनाल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। तो फॉल्स पर्टिकुलर देने पे पेनाल्टी की बात करता है। तो सेक्शन 70 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है कि पेनाल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर। अगर कोई पर्सन है वो जानबूझ के कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को कहीं पे साइन करता है जहां पे उसको पता है कि वो सही नहीं है, फॉल्स है, या उसको लगता है कि ये यहाँ पे वो उसको पता है कि या तो वो फॉल्स है, या वो बिलीव करता है कि इट इज नॉट ट्रू, जहां पे उसको पता है कि या तो वो बिलीव करता है कि ये सही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर वो ऐसा कुछ करता है जहां पे वो जानबूझ के करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये ऐसा सेक्शन है, इसमें एक ऐसा प्रोविजन जहाँ पे पनिशमेंट की बात की गई है। तो पनिशमेंट कितना होगा, तो 3 मंथ तक की, अप टू 3 मंथ तक की इम्प्रीजनमेंट मिलेगी, और उसको फाइन भी मिलेगा, या बोथ दोनों हो सकता है। तो सेक्शन 70 में पेनाल्टी की बात किया है। फिर 71 बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है कि वो चाहे तो रूल मेक कर सकती है। फिर 72 बताता है मोड क्या होगा, पब्लिक नोटिस देने का। तो वही सीधा सीधा पब्लिक नोटिस के लिए उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश कराना होगा। साथ ही साथ जो भी क्या होता है, कम से कम एक एटलीस्ट वन जो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होंगे जो कि सर्कुलेट होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे नोटिस निकालना होगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो है वो एंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस पे कुछ केस लॉज हैं, उसको देख लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं, उसको देखते हैं। तो पहला है दुलीचंद लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण वर्सेस वही सीआईटी, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर वाला है। चीफ इनकम टैक्स वाला। तो इसमें कहा गया पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स। इसमें क्या कहा गया कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये क्या होती है, ये अपार्ट फ्रॉम दी पार्टनर, ये सिर्फ मुझे पार्टनर्स के साथ होती है। तो ये कहा गया दुलीचंद लक्ष्मी नारायण वर्सेस सीआईटी के केस में। फिर आता है केस मुरलीधर वर्सेस चुन्नीलाल, मुरलीधर वर्सेस चुन्नीलाल, चुन्नीलाल। तो इसमें कहा गया द फॉर्म नेम इज ओनली कंपेंडियस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो फर्म का जो नाम होता है वो अपने आप में ही जो पार्टनर्स ऑफ द फर्म होते हैं उनको डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये कहा गया मुरलीधर वर्सेस चुन्नीलाल के केस में, द फर्म नेम इज ओनली कंपेंडियस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। फिर आता है यूपी स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन वर्सेस जैन कंस्ट्रक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी शुगर कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन वर्सेस जैन कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया इन द प्रोसीडिंग ऑफ आर्बिट्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म ऑन द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज नेसेसरी। तो जब भी क्या होगा, प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी आर्बिट्रेशन की, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन जो है जिस दिन स्टार्ट हो रही है प्रोसीडिंग उस दिन तक उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाना कंपलसरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन के बिना वो प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी आर्बिट्रेशन की। फिर एक केस आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट केस है, स्मिथ वर्सेस एंडरसन। स्मिथ वर्सेस एंडरसन। इसमें कहा गया बिजनेस रेफरेंस
टू एनी एक्टिविटी विच सक्सेसफुल वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट। इसमें सीधा गया कि बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस का रिफर करने का मतलब होता है, बिजनेस का मतलब होता है तो टू एनी एक्टिविटी विच इफ सक्सेसफुल वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट। तो इसमें थॉमस एंडरसन में कहा गया कि बिजनेस का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी करना जो कि अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट, अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये कहा गया इसमें थॉमस एंडरसन ने। अगला केस है मुंशी राम वर्सेस म्यूनिसिपल कमेटी। इसमें कहा गया कि जो फॉर्म होता है इज नॉट अ लीगल पर्सन, फॉर्म जो होता है वो कोई लीगल पर्सन नहीं होता है। तो फॉर्म इज नॉट अ लीगल पर्सन नॉर अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो फॉर्म जो होते हैं वो कोई सेपरेट, फॉर्म जो होते हैं वो नॉट अ लीगल पर्सन, वो कोई लीगल पर्सन नहीं होते, ना ही वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। तो बस ये क्या है, एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन। तो यहाँ पे हमारा पूरा पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी तैयारी से लेकर के इंक्वायरी है तो आप हमें जुडिशरी फॉर लाइफ पे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।